चलिए, गुड आफ्टरनून, स्वागत है कमाई का अड्डा में। मुंबई से मैं और हर्षदा और दिल्ली से बीरू जुड़ेंगे आपके साथ और अगले 1.5 घंटे में मार्केट्स और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। मार्केट इस समय वहीं जहां हम कल थे 2:30 बजे, स्पेशली बैंक निफ्टी पर वही इंतज़ार फिर से ऑल टाइम हाई का, वही 44,107 बैंक निफ्टी पर। लेकिन एक चीज़ है हर्षदा, आज मिड कैप इंडेक्स कुछ कह रहा है आपको क्लियरली। जिस तरीके की रैली मिड कैप इंडेक्स में बनी है आज, 52 वीक हाई लगा। लार्ज कैप में भले कंसोलिडेशन हो, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी और 52 वीक हाई पर बैंक निफ्टी फिर से बहुत क्लोज है इस समय 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई के। कल ध्यान रखिएगा 0.1 पॉइंट से दूर रह गया था वो बैंक निफ्टी, मतलब इससे ज़्यादा क्लोज आ नहीं सकते आप बैंक निफ्टी पर। 0.1 पॉइंट की टिक होती है बैंक निफ्टी में। और NBFCs में बड़ी तेज़ी है। अच्छा, NBFCs, रियल एस्टेट, ऑटो, कंजम्पशन, इन सब में इतनी बड़ी तेज़ी है, क्लियरली आपको बता रही है कि मार्केट एक बेट कर रही है कि इंटरेस्ट रेट ना सिर्फ पीक कर चुके हैं बल्कि डाउनवर्ड साइकिल भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। बॉन्ड मार्केट इंडिकेट कर रही है, सुबह हमने आज डिस्कस किया था। और अब इक्विटी मार्केट भी क्लियरली आपको बता रही है चीख चीख के कि अब कुछ टाइम बाद मार्केट का नैरेटिव पूरा बदलने वाला है। फॉरगेट अबाउट रेट हाइक, अब धीरे धीरे मांग बढ़ने लगेगी कि रेट कट आए। और एक चीज़, IOC ने डिविडेंड दिया है और 10,000 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। ये जो हम और आप रोज टैंक भरवा रहे हैं और हमको फायदा नहीं मिल रहा है लोअर क्रूड प्राइसेस का, ये यहाँ पे जा रहा है। एक्चुअली पर 3 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड आया है। ऐसा भी नहीं कि निवेशकों को बहुत ज्यादा रिवॉर्ड किया हो। अच्छा है, 4% का यील्ड है, और क्या चाहिए आपको। मतलब और देखिए, मतलब IOC जैसी कंपनी डिविडेंड दे रही है, यही बड़ी बात है। और मतलब सरकार को भी ऑब्वियसली काफ़ी डिविडेंड आ रहा है इसकी वजह से। और मतलब HPCL के नंबर्स भी बहुत शानदार थे, हमने नोटिस किया था। एक्चुअली जबरदस्त ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि देखिए, इन लोगों ने बहुत खराब टाइम भी देखा है जब क्रूड प्राइसेस बहुत चढ़ते थे तो प्राइसेस नहीं बढ़े थे। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मेरे ख्याल से अगर आपने एक डीरेगुलराइजेशन का फैसला लिया था तो उस पर आपको अमल करना चाहिए था। पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ते रहते थे उस तरीके से कम भी होने चाहिए थे। कम क्यों नहीं हो रहे हैं? कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ये एक फैक्ट है, इसके साथ जीना है हमको। लेकिन नंबर्स, वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट, कहीं तो रिफ्लेक्ट होगा। कोई ना कोई तो पैसा बना रहा है, क्लियरली ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बना रही है पैसा। तो आम ग्राहक नहीं तो निवेशक ही सही, उनके हाथों कुछ फायदा आता हुआ करीब 4% के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इंडेक्स के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर 18,363, थोड़ा सा शांत है आज बाजार। निफ्टी बैंक भी सिर्फ 2 पॉइंट ही ऊपर। अच्छा, निफ्टी बैंक में थोड़ी सी नरमी, ऑफकोर्स वो HDFC बैंक के एक्स डिविडेंड होने का असर, आज फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी का एक्सपायरी का भी दिन। लेकिन क्या कुछ कंसोलिडेट करेगा, फिर अटेम्प्ट करेंगे हम उस नई तेजी की तरफ? हो सकता है हर्षदा। और देखिए, आज सुबह की जो स्ट्रैटेजी थी वो भी यही थी कि आज आपको सब कुछ पॉजिटिव था। आज मेरा तो लाइफ में एक रूल रहता है, जब भी FIDI दोनों बाय करते हैं उस दिन मार्केट नहीं चलता है अगले दिन। ये आप उठा के देख लीजिए ट्रैक रिकॉर्ड, उस दिन और प्लस ग्लोबल मार्केट और पॉजिटिव हो। हमारी मार्केट को चाहिए कि कुछ खराब हो। US गिरा हो 400-500 पॉइंट, हैंगसेंग 400-500 पॉइंट गिरा हो, SGX निफ्टी सुबह सुबह बता रहा हो 60-70 पॉइंट नीचे खुलेंगे, 4 लोग आपको फोन कर रहे हो कि क्या हो गया, तब मजा आता है मार्केट में। जब सब कुछ पॉजिटिव हो, सुबह 50 पॉइंट का गैप अप SGX निफ्टी बता रहा है, मतलब मार्केट से दूर हो जाइए उस दिन के लिए। आज सुबह एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, कल के लो से हम फिसल गए एग्जैक्टली। कल आज ओपन हाई सेम है 18,432, कल का हाई था 18,458। और ये एक अप्रोच थी कि 18,458 के पास बिल्कुल नहीं खरीदना है मार्केट में, वेट करिए लोअर लेवल का। लोअर लेवल पे मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया हर्षदा, लेकिन अब दोबारा गिर गए वहां से, ये इंटरेस्टिंग है। और बार बार अब हम फर्स्ट सपोर्ट जोन में आ रहे हैं। स्ट्रैटेजी अभी भी वही है मेरी, जितनी बार आपको 18,300 से 350 के जोन में निफ्टी मिल जाए, आजकल वो 18,346, अगर फिर गया वहां पर उस जोन में मिल जाए, आप फिर खरीद लीजिए। और दूसरे सपोर्ट जो जोन है उसको लो बना लीजिए। दूसरा सपोर्ट जोन जो आपका 18,150 से लेकर 18,250 तक का है। बैंक निफ्टी में तो देखिए, हर ट्यूसडे को अब ये आदत बन गई है कि फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो काफी तंग करती है। और आज तो तंग करने के लिए एक और मामला था, वो एक्स डिविडेंड फैक्टर HDFC बैंक का। उसको अगर आप टेक इनटू अकाउंट करें हर्षदा, तो इतना खराब नहीं था बैंक निफ्टी का दिन, कंसिडरिंग HDFC बैंक ने एक्स डिविडेंड ही सही लेकिन इतना इंपैक्ट डाला था। आज हम फिर गए ऑल टाइम हाई के काफी करीब। ये देखिए HDFC बैंक, अब ये पूरा का पूरा डिविडेंड का इंपैक्ट है, लेकिन इंपैक्ट तो है। आज फिर हम 144 तक गए, फिर सिर्फ 7 पॉइंट दूर रह गए थे वो ऑल टाइम हाई से। लेकिन क्लियर है कि वो थोड़ा तो तंग कर रहा है। लेकिन एक चीज है, अगर बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई से फिसलना होता ना, अब तक फिसल चुका होता। मेरे लिए ना, ये लास्ट 2 दिन का जो ट्रेडिंग एक्शन है ना, वो एक चीज बता रहा है कि बैंक निफ्टी अब रेडी है ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करने के लिए। और अगर 44,250 के ऊपर आप टिक गए और क्लोज आ गई वहां पर, वो सीधा 45,000 वाला रास्ता खुल जाएगा उसके बाद बैंक निफ्टी पर।
जी हाँ, तो ये फिलहाल एक इंटरेस्टिंग व्यू बनता हुआ। बेसिकली तेजी का ट्रेड है, बस थोड़ी सा समय लगा रहा है, बाजार सांस दे रहा है इस अच्छी खरीदारी के दौड़ में। वीरू, आफ्टरनून, बताइए स्टॉक स्पेसिफिकली आज भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हर्षदा, और गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून हर्षदा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में कोई कमी नहीं है, स्पेशली डोमिनेट कर रहा है पूरा का पूरा फाइनेंस स्पेस। आप मन्नापुरम को देखिए, ह्यूज ओआई बिल्डअप लॉन्ग साइड पे करीब करीब 30% का, मैक्स फाइनेंशियल्स में लगभग 24% का, बजाज फाइनेंस, बजाज और कैनफिन होम 3.5% का, चोला फाइनेंस 6.2% का, LIC हाउसिंग फाइनेंस 14% का। NBFCs में बहुत स्ट्रांग मूव और ह्यूज वायरेशंस, मतलब विद इन NBFCs इतने स्ट्रांग ब्रेथ अगर आप देखें काफ़ी कम दिखाई दिए। उसके बाद आप देखिए तो अर्निंग्स के बाद जो DLF में स्विंग आया वो सस्टेन करता हुआ DLF में आज भी 3% का हुआ है बिल्डअप। इंडियन होटल सुबह हम ट्रेड की बात कर रहे थे, लगभग 2.25% का बिल्डअप। ये दो स्पेस, मतलब इस स्पेस के दो स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रांग एक्टिव। कैपिटल गुड्स में एस्ट्रल करीब करीब 23% का बिल्डअप। अर्निंग्स के बाद अभी कुछ देर पहले मैनेजमेंट से नीरज जी बातचीत भी कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आपकी स्क्रीन पे आप देखें, 23% का हुआ है बिल्डअप। सिमेंस में करीब 4% का बिल्डअप, और फार्मा स्पेस में ग्लेनमार्क, औरो फार्मा में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव। इनफैक्ट लुपिन भी कुछ देर पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा था, डी हाई की डिरेक्टरी में आया, ऑलमोस्ट 794 क्लोज टू 800, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप है। और एक पावर स्पेस पे नजर रखिएगा हर्षदा, टाटा पावर और एक IEX, ये दो स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप विटनेस करते हुए, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रेथ इस वक्त NBFCs में। हर्षदा, एक अच्छा खासा मोमेंटम NBFC स्टॉक्स में डेफिनेटली बनता दिखाई दिया है। चलिए आपके लिए कुछ और ट्रेड स्क्रीन पर लाते हैं जहां पर हमने देखा है ट्रेंड तेजी का और भी जोर पकड़ रहा है। तो इसमें से आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स दिखाई देंगे जिसकी हम हर रोज चर्चा भी करते हैं। बजाज फाइनेंस देखिए आज 1.5% ऊपर। BPCL ऑयल मार्केटिंग कंपनी में IOC के नंबर्स पड़ रहे थे, करीब 2% का इजाफा यहाँ पर भी आता दिखाई दिया है। टाटा पावर में खरीदारी और हैल करीब 2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ 3101 के आसपास। हालांकि M&M में आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का मूव, PVR के नंबर्स देखकर आज मार्केट में कुछ करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। ऑफ कोर्स PVR का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ने भी वाला है 2:45 पर, उनसे डिटेल में बात करेंगे। पावर ग्रिड, टोरेंट फार्मा में हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिलहाल ओवरऑल मार्केट की कुछ स्पेशल स्टॉक्स है जहां पर हमारी नजरें, इनफैक्ट कई ऐसी कंपनियां हैं जहां पर हमने देखा है एक तरफा तेजी बनती दिखाई दी है। उसमें ऑफ कोर्स हेडलाइंस में हम बिरला सॉफ्ट की बात कर रहे थे, एस्ट्रल की बात कर रहे थे, इंडियन होटल्स की बात कर रहे थे। इस सब पर बातचीत होगी आगे, लेकिन पहले हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। और हमारे साथ आज दरअसल अपनी राय देने के लिए टेक्निकल पैनल पर प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, अमित सेठ और साथ ही साथ श्रीकांत चौहान जुड़ेंगे। आपको स्वाति होतकर भी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इन सबसे समझेंगे कि क्या आपकी तकनीकी रणनीति होनी चाहिए। फंडामेंटल्स के लिए विलियम ओनील के मयूरेश जोशी हमारा साथ देने वाले हैं। 2:30 पर खास पेशकश क्या चल रहा है में डिफेंस स्टॉक्स पर नजरें रहेंगी, यतिन जोड़ेंगे इसके लिए। 2:35 पर जुबलेंट फूड के चौथी तिमाही के नतीजों का प्रीव्यू लेंगे और 2:40 पर खास हमारा 4 का चौका आएगा। आज मानस जायसवाल देंगे FNO का ये सस्ता ऑप्शन, श्रीकांत से जानेंगे FNO का सुपरस्टार, स्वाति बताएंगे चार्ट का चमत्कार, तो मिड कैप फंडा देंगे मयूरेश जोशी 2:45 पर। फिर PVR के मैनेजमेंट से होगी बातचीत, चौथी तिमाही के नतीजों का विश्लेषण, लेकिन साथ ही नए वित्त वर्ष का आउटलुक भी लेना जरूरी है। 2:50 के आसपास हमारे साथ मार्केट बिग वॉइस में एक बड़ा चेहरा हमारे साथ जुड़ने वाला है। मोतीलाल ओसवाल के गौतम दुग्गड़ से होगी डिटेल में बातचीत, और फिर BTST ट्रेड डीलिंग रूम का जायजा और क्लोजिंग स्ट्रैटेजी 3 बजे के बाद। ओके, चलिए फिर ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं, क्योंकि मार्केट अभी फिर वही एकदम कंसोलिडेशन। बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट, निफ्टी करीब 40 पॉइंट नीचे। मतलब निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आएगी, बस स्ट्रैटेजी लें उससे पहले एक बार जरा सिर्फ देख लेते हैं निफ्टी कंट्रीब्यूशन। इन्फोसिस 8 पॉइंट पॉजिटिव, ICICI बैंक 6.5 पॉइंट पॉजिटिव। लेकिन देखिए आज ये जो डिक्लाइन है ये टेक्निकली डिक्लाइन नहीं है, फिर बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। HDFC ट्विंस की वजह से 43 पॉइंट का ड्रैग, कि दोनों आज एक्स डिविडेंड गए, इसकी वजह से ये एक इशू है। एक न्यूज़ आ रही है रिलायंस की तरफ से, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ऑफ कोर्स, रिलायंस ऑन्स दिस चैनल, लेकिन बड़ी न्यूज़ है, जियो और BP ने एक एक्टिव डीजल लॉन्च किया है, तो वो एक प्रेस रिलीज इस समय रिलायंस की तरफ से आती हुई। लेकिन अपने मेहमानों को जोड़ते हैं अब। आप सबको गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए क्या ट्रेड लेंगे? लॉन्ग साइड गुड आफ्टरनून टू यू अनुज। और स्टॉक जो पसंद किया है इस वक्त मैंने वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया ट्रेड कर रहा है 241 के आसपास, स्टॉप होना चाहिए 240 का।
काफी कंसोलिडेशन था करीब 8-10 दिन का, उसके बाद एक अप मूव मिला है। कल एक पहला संकेत दिया था कोल इंडिया का, टारगेट रहेगा 245 कोल इंडिया। ओके, कोल इंडिया आपका बाय कर रहे हैं आप 241 पे। कुछ देर में इसके ऑप्शंस को भी समराइज करेंगे, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे जिसके जो ऑप्शंस हैं कुछ डे हाई पे ट्रेड करते हुए, उसके बारे में रीड करूंगा मैं। अमित, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन कॉल। गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीबडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरा इस समय का टॉप कॉल रहेगा बीईएल। बीईएल का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, स्टॉक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है। 2 से 3 दिनों का कंसोलिडेशन हमने देखा और बीईएल ने ब्रेस्ट लिया लगभग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, और वापस आज हम इसमें अपटिक देख रहे हैं। करंटली बीईएल 108.25 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बाय करें, टारगेट्स आपके रहेंगे लगभग 112 के और स्टॉप लॉस रहेगा 106 का। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी 112 के लिए बीईएल आधा % ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए मानस, आपकी बारी, बताइए आपका क्या ट्रेड रहेगा इस घंटे के लिए। गुड आफ्टरनून आशिता जी। तो देखिए, खरीदारी करनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है और 4 दिनों से अगर आप देखिए तो लगातार बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा था। आज 587 का एक अहम रेजिस्टेंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रीच किया है, तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस 583 के रहेंगे। 583 रुपए के स्टॉप लॉस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करनी है। 602 रुपए 602 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 590 वाला कॉल ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लिया जा सकता है। 11 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 590 के कॉल ऑप्शन के टारगेट 17 रुपए के आसपास के रहेंगे। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बड़ा ब्रेकआउट एसबीआई में, एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज नंबर्स आए बीओबी के, काफ़ी अच्छे लग रहे थे नंबर्स बीओबी के, और एक हमने आज सुबह डिस्कस भी किया था कि आज बीओबी के नंबर्स के बाद शायद एक एसबीआई में आपको मूव मिले, क्योंकि 18 तारीख को एसबीआई के नंबर्स आने हैं और उससे पहले हर कोई चाहेगा कि उस नंबर्स को प्रीएम्प्ट किया जाए। और मैं बीओबी के इंटरनल्स देख रहा था आज तक, कोई पैरामीटर ऐसा नहीं लगा मुझे जिसमें नंबर्स खराब थे। सारे के सारे पैरामीटर्स बहुत अच्छे थे। ऑब्वियसली स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से शायद एसबीआई, और इवन स्लिपेजेस नंबर देख रहा था मैं, काफ़ी सैंग्विन नंबर था। नेट एनपीए नंबर, ग्रॉस एनपीए नंबर, सब में कमी आई है। प्लस जो नेट प्रॉफिट नंबर है वो शानदार है, मार्जिन नंबर शानदार है। तो मार्केट को थोड़ा एंटिसिपेशन है कि शायद एसबीआई के नंबर्स भी अच्छे होंगे। इसलिए आज सुबह के जो टॉप क्यूज थे उसमें सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का डिस्कस किया था हमने, क्योंकि एसबीआई एक लौती मिसिंग लिंक है इस समय। अगर आप ऑल टाइम हाइस के, मेरे ख्याल से 624 या 25 का ऑल टाइम हाई है एसबीआई का, और अभी खैर 600 के नीचे 589 590 इस समय एसबीआई, लेकिन पिछले एक घंटे में अच्छा मोमेंटम यहाँ पर। अमित सेठ की कॉल, अमित सेठ की हो गई, स्वाति होतकर को जोड़ लेते हैं। स्वाति की कॉल बाकी है। स्वाति, गुड आफ्टरनून, आपकी कॉल। यस, गुड आफ्टरनून अनुज जी। आज के लिए मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी एट द करंट लेवल्स पे। एक तो है कोल इंडिया। कोल इंडिया का चार्ट अगर आप लार्जर डिग्री पे देखोगे, मंथली एंड वीकली चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा था। कुछ दिनों से हम देख रहे कि ये कंसोलिडेट हो रहा था 330 335 के रेंज में, ये रेंज में काफी कंसोलिडेशन हो रहा था। आज उसने ब्रेकआउट दिया है, प्रोबेबली क्लोजिंग भी हमें उसके ऊपर देखने मिलेगी। वॉल्यूम्स डिसेंट है, 240 241 के करंट लेवल्स पे चल रहा है। मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है 260 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो कोल इंडिया करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 235 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं 260 के टारगेट्स के लिए। सेकंड बाय कॉल मेरा यूबीएल पे है। यूबीएल एक ऐसा काउंटर है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक इनवर्स हेड पैटर्न का फॉर्मेशन से 1440 का ब्रेकआउट है, ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही फिलहाल तो चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें भी एक काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। एटलीस्ट 1420 का स्टॉप लॉस करके आप बाय कॉल ले सकते हैं। 1510 1520 के लेवल्स में देखते हो 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन डेज में। 1510 के आसपास तक के टारगेट्स के लिए यूबीएल और कोल इंडिया, जो गावा साहब भी मेंशन कर रहे थे, 245 का टारगेट गावा साहब का था, और स्वाति भी यही ट्रेड आइडेंटिफाई कर रही है। हालांकि स्वाति का टारगेट करीब करीब 260 के आसपास का है। स्टॉप लॉस आप 235 पर जरूर लगाए। मयूरेश, आफ्टरनून, आप क्या ट्रेड लेंगे? आफ्टरनून हर्षिता जी, आफ्टरनून अनुज जी, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो मुझे लगता है आई थिंक 2 स्पेसेस, एक जो एनबीएफसीज की मैं पिछले 2 हफ्ते से बात कर रहा हूँ, आई थिंक एनबीएफसीज एज अ स्पेस इसको ट्रैक करना चाहिए। तो आई थिंक विद इन दीज प्लेयर्स, एल&टी फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस, चोला, ये काफी कंस्ट्रक्टिव लग रहे हैं। द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ रेट साइकिल इज नाउ गोइंग टू बी बिहाइंड अस, और इसलिए आई थिंक सेकंड क्वार्टर के बाद आई थिंक स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ निम्स आनी चाहिए। दे आर वेल कैपिटलाइज्ड विद अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल कि एडवांसेस और डिपॉजिट ग्रोथ ठीक ठाक रहेगी, व्हिच मींस एएलएम शुड प्रोबेबली बी
मिसिंग इन दीज काउंटर्स ऑन द डाउन साइड, जो एक रिस्क फैक्टर होता है। और कहीं ना कहीं आई थिंक प्रोविजन कवरेज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो एनबीएफसीज को फोकस पे रखें। एक दूसरी स्पेस जो उभर के आ रही है, ऑब्वियसली आई थिंक द लार्जर कैपिटल गुड प्लेयर्स तो रही है हमारे रडार पे, बट आई थिंक जो ये छोटे मजले कैपिटल गुड वाले प्लेयर्स, जो एंसिलरी प्लेयर्स हैं, इनको भी आई थिंक आपको ध्यान पे रखना चाहिए। तो हमें लगता है आई थिंक प्लेयर्स लाइक अशांति गियर्स और एलिकॉन इंजीनियरिंग बहुत शानदार नतीजे थे। द एक्सपेक्टेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग गवर्नमेंट से आएगी इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। जो नतीजे इन्होंने पोस्ट किए स्पेसिफिकली Q3 Q4 एंड स्पेशली Q4 सीक्वेंशियली Q3 के ऊपर और ईयर has been exceptional for these mid cap capital good players. मुझे लगता है आई थिंक ये दो स्पेसेस को डेफिनेटली ध्यान दें। ओके, चलिए मार्केट है डेज लो, एकदम से निफ्टी में एक बड़ा नॉक आया और इसके कारण है 3 स्टॉक्स, HDFC ट्विंस, इवन एक्स डिविडेंड फैक्टर को आप इंक्लूड कर लें उसके बाद भी, ये जो लास्ट के 10 मिनट में ट्रेड है इसमें आप देखेंगे HDFC एकदम से डे लो पर आया, HDFC बैंक डे लो पर आया। ये अगेन फिनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी हमेशा ट्यूसडे को तंग करती है मार्केट्स को, और ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स देखिए किस तरीके से एकदम से गिरा, प्योर एक्सपायरी प्ले है ये। लेकिन एक और स्टॉक जो तंग कर रहा है वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो। एक बार लार्सन एंड ट्यूब्रो का भी इंटरडे लेकर आइए, और लार्सन एंड ट्यूब्रो में एक बड़ी तेजी हुई थी, स्टॉक इनफैक्ट लगातार ऑल टाइम हाई लगा रहा था, नंबर्स के बाद ही गिरना शुरू हुआ। पहले दिन गिरा, लोगों को लगा कि शायद सब कुछ निकल गया वहाँ पर, लेकिन सेकेंड डे फिर गिरा, आज फिर गिरा ये स्टॉक। और आज इसने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की, आज इसने ना सिर्फ मतलब 20 डे मूविंग एवरेज तो तोड़ ही चुका था, आज इसने 50 डे मूविंग एवरेज भी ब्रीच किया है, जो 2226 पर था उसके ऑलमोस्ट करीब आ गया है। 100 डे मूविंग एवरेज का आता है करीब 2190 पर, लेकिन जिस तरीके के नंबर्स थे और जिस तरीके का ट्रैक्शन बन रहा है स्टॉक में, लग रहा है कि शायद ये 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ अब जाने को तैयार है, जो 2065 पर प्लेस्ड है। लेकिन इस पर एक चार्ट चेक हो जाएगा। बस सर, लार्सन एंड ट्यूब्रो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक था मार्केट में एक समय, अब थोड़ा वीकेस्ट स्टॉक बन गया है, यहाँ क्या किया जाए? है थोड़ा वीक, लेकिन मुझे लगता है कि लार्सन एंड ट्यूब्रो का जो सपोर्ट है करीब 2100 के आसपास है। पिछले दिनों हमने बात की थी, ये जो गैप डाउन खुला उसने इसे एक्चुअली वीक कर दिया है और वो फिल नहीं हुआ है, तो ये संकेत दे रहा है कि वीक है। और लो लेवल देख सकते हैं वो करीब 2100 के आसपास, अगर वहां आ जाता है तो मेरे ख्याल से वहां पर सपोर्ट मिलेगा। और बेस्ट प्लेस टू बाय जब ये 2275 पार कर ले ऑन द अपसाइड, वहां पर एक कंफर्मेशन मिलेगा, मे बी द वर्स्ट इज ओवर। तो दो जगह है खरीदने की, एक तो 2275, एक करीब 2100 के आसपास, सबको अगर वहां पर स्ट्रेंथ नजर आती है तो। L&T पोस्ट अर्निंग्स अब तक एक बार भी समझ नहीं पाया ठीक से। एक बार L&T को देखते हैं एग्जैक्टली डेली चार्ट्स पे कहाँ प्लेस्ड है। 2229 आपकी स्क्रीन पे एग्जैक्टली आज इसने एक बार फिर से अपने 50 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड किया है, और फर्स्ट टाइम पोस्ट मार्च लास्ट वीक एक नेगेटिव क्रॉसओवर फाइनली इस स्टॉक में आज डेवलप हुआ है। मीनवाइल जरा आते हैं डिफेंस स्पेस में। डिफेंस स्पेस सुबह से ही काफ़ी वाइब्रेट कर रहा है आज, और 108.95 पे BEL अब इस वक्त ऑलमोस्ट 6 महीने की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को स्ट्राइक करता हुआ BEL डे हाई पर। एक बार इसकी ऑप्शन समरी लेके आइएगा। 105 की इन द मनी कॉल रखिएगा और 110 की आउट ऑफ मनी कॉल रखिएगा। अगर आप एक बार इसको रीड करें ना, मेरे स्क्रीन पे इस वक्त इसकी 110 की कॉल जो है वो डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रही है। ट्रेड आ चुका है, लेकिन अगर मैं इसको फ्यूचर्स से हट के, क्योंकि स्क्रीन पे मेरे बार बार वो कॉल अपीयर हो रही है, एक बार के लिए उस कॉल को स्क्रीन पे लाऊं, इट्स 1.85। अमित, इस कॉल को देखिए और इसके OI एडिशंस को देखिए। बीते लगभग 40 मिनट के BE कॉल 110 इस वक्त करीब 185 पे ट्रेड करती हुई, और ये इस सीरीज के हाईएस्ट लेवल पे आई है अभी। इससे पहले इस कॉल का प्रीमियम का हाई था 185, नाउ इट्स 190। इसको ग्रिप करना चाहिए क्या? BEL की 185, ये 110 की कॉल ₹1.90 हो गई है। नेशनल पे आता हूँ, आप देखेंगे कि काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है चार्ट्स पे। BL की ये वाली कॉल का हम स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे ₹1 का, और मुझे लगता है 4-4.5 रुपए का इसमें हम इसके प्राइजेस 1 से 2 दिनों में देख सकते हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, पिछले 3-4 दिनों का हाई को क्लियर कर रहा है, डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो इस पे एंट्री जरूर बनानी चाहिए। ओके, BEL 2-3 स्ट्राइक्स जो कि अच्छा कर रही थी, और इनफैक्ट मैं अगर अपनी ऑप्शन समरी को देखूँ, मैंने लगभग 12-1-1:30 बजे से लेकर अब तक की, तो उसमें एक स्टॉक पेयर हुआ था IEX और प्लस टाटा पावर। मानस, एक बार टाटा पावर को देखिएगा और IEX की 160 की कॉल को देखिएगा। सुबह से सब में अच्छा एक्शन है।
टाटा पावर हालांकि ट्रिम हुआ है हायर लेवल से, बट आज टाटा पावर ने एक ज़माने के बाद अपना 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज पार किया है, एंड सेम इज द केस विद IEX एज वेल। IEX ने 159.20 पे अब 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर सस्टेन होना शुरू कर दिया है। माना 160 IEX या फिर टाटा पावर 210, ज़्यादा किसको प्रेफर करेंगे आप? देखिए टाटा पावर को ही प्रेफर करेंगे, और 10 बजे के शो में मैंने टाटा पावर पे एक बाय रिकमेंडेशन दिया था जिसमें 215 रुपए के टारगेट मेंशन किए थे, तो 215 रुपए तो आ गया, लेकिन उसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ट्रेंड रिवर्सल कहीं पर भी नहीं है। मेरा समझना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है। आज स्टॉक अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसके बाद शायद आपको एक मीनिंगफुल रिकवरी देखने को मिलेगी जिसमें शायद 225 228 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे भी एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए। 207 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के एक पोजीशन ट्रेड लीजिए। सबसे पहले 219 रुपए और उसके बाद 225 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए अब एक दो स्टॉक्स और डिस्कस कर लेते हैं। एक मन्नापुरम लेकर आइए, सुबह टॉप गेनर्स में शामिल था ये स्टॉक, अब ऊपरी लेवल से अच्छा खासा स्लिप, बैंड से बाहर आया था। ध्यान रखिए, स्टॉक सुबह मोमेंटम, लेकिन अब मोमेंटम फिजल आउट हो रहा है। और एक स्टॉक जिसकी गाबा सर ने कल चर्चा की थी, शुरू में ऐसा लग रहा था कि वो ट्रेड फेल हुई, लेकिन फिर लोअर लेवल से शानदार रिकवरी और उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम उसमें, वो था पॉलीकैब। एक बार पॉलीकैब लेकर आइए जरा, 3421 पर इस समय पॉलीकैब का शेयर, इंटरडे में शानदार मूव। गाबा सर, वापस ग्रिप में ये ट्रेड, यहाँ पर क्या किया जाए? बिल्कुल, इनफैक्ट ये पॉलीकैब का परसों ब्रेकआउट मिला था, कल एक साइडवेज मूव मिला, वो एक पॉज था पॉलीकैब में। आज एक कंटिन्यूएशन ऑफ एन अपमूव है। अगर चार्ट 3 बार का चार्ट देखें तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ट्रेड कर रहा है 3428, लगता है ये 3500 जो हमने कल टारगेट दिया था वो पार कर लेगा। यस, पार कर लेगा कहता हूं, क्योंकि यहां पर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस अच्छा ही लगता है। टॉप होगा 3400 का, तो पहला टारगेट रहेगा 3500, लेकिन क्षमता रखता है पार करने की पॉलीकैब। ओके, पॉलीकैब। एक और स्टॉक लेकर आई जरा, एक्सिस बैंक का। बहुत क्वाइटली इस स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में, मुझे याद है आशा, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते या उससे एक हफ्ते पहले हम बात कर रहे थे, वो बेन का जो रेसिडुअल स्टेक है, हाँ, उसको लेकर प्रेशर आ रहा था कि शायद वो सेल होगा। तब 860 रुपये था उस दिन स्टॉक, और अब देखिए क्या शानदार एक वन वे मूव यहाँ पर, 920 रुपये तक के मूव यहाँ पर आपको एक्सिस बैंक में दिखाई देंगे। और ध्यान रखिएगा, एक्सिस एक ऐसा स्टॉक है जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जिसने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया। आप कंपेयर करें अगर बाकी स्टॉक्स से जो 52 वीक हाई के काफ़ी करीब है, इतनी बड़ी रैली के बावजूद एक्सिस अभी भी 52 वीक हाई से करीब 5% दूर, 970 पर वो लेवल आता है। मयूरेश, आपका क्या व्यू होगा एक्सिस बैंक को लेकर? Yeah, absolutely, Anuj. I think for the bank itself, underperformance, as you rightly pointed out, I think एक बहुत evident factor है। पर दो चीजें आई थिंक, एक जो कोर नंबर्स जो हम प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, PPOP, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने मिली है कई तिमाहियों तक इससे पहले। आई थिंक देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हियर। दूसरा, आई थिंक जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। तो डिपॉजिट्स आर पीकिंग अप और पर्किंग अप फॉर द प्राइवेट सेक्टर और फॉर द बैंकिंग सेक्टर एज अ होल। थोड़ा उससे निम्स पे दबाव जरूर आएगा, बट ओवरऑल आई थिंक जो एडवांसेस ग्रोथ रहेगी, आई थिंक दैट शुड बी क्वाइट सब्सटेंशियल। जो सिटी के इन्होंने ब्रांचेस ऐड किए हैं, I think that should incrementally be starting to add as a diversification strategy onto the book. और कहीं ना कहीं I think because of the sheer underperformance, मुझे लगता है I think अगर इसमें थोड़ी ट्रैक्शन और आती है, you're absolutely right, I think 970 हम भी ये लेवल्स ट्रैक कर रहे हैं मार्केट्स में इंडिया। अगर ये लेवल्स क्रॉस होते हैं तो मुझे लगता है बहुत जोरदार मोमेंटम ये स्टॉक में वापस आएगा। वैल्यूएशन के हिसाब से नॉट एक्सपेंसिव, नॉट वेरी चीप एज वेल, तो आई थिंक कहीं मिड लेवल पे है वैल्यूएशंस। But yes, I think for the sector and within the sector, private banks में underperformance के कारण शायद इसका आउट परफॉर्मेंस अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि नंबर्स ठीक ठाक रहेंगे इवन इन द कमिंग क्वार्टर्स। तो ये फिलहाल एक्सिस बैंक 0.5% ऊपर, और हमने देखा भी है कि धीरे धीरे करके डिलीवरी जो है वो इन फेवर ऑफ द स्टॉक जाती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, मिड कैप आईटी आपके रेडार पर लेकर आएंगे। आज लार्जली हमने देखा है यहाँ पर बिरला सॉफ्ट हो, कोफोर्ज हो, परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स हो, सब में तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। इनफैक्ट एक स्टॉक जिसके मैनेजमेंट से हम बात भी कर रहे थे, सोनाटा सॉफ्टवेयर, घूम फिर के यही उभर कर आया है कि जितना पेन शायद टेक्नोलॉजी हैवी वेट्स में देखने को मिला था इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी ऑफ बिजनेस, और जो मैक्रोज इंटरनेशनल मार्केट में बिगड़े हैं, इन कंपनियों पर उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं। सोनाटा देखिए 4.5% तक की तेजी, और अगर आपने नंबर्स पर नजर डाला होगा तो इतना कुछ खास क्लैरिटी नहीं थी। मुनाफे पर थोड़ा प्रेशर था, रेवेन्यू ठीक था, डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में कुछ इजाफा देखने को मिला था। इस पर अमित मैं आपकी राय चाहूंगी। वायदे बाजार के टॉप ट्रेड्स बिरला, कोफोर्ज, परसिस्टेंट,
इनमें से अगर कुछ खरीदना है तो क्या पिक करेंगे? और लगे हाथ अगर एक सोनाटा पर भी आप व्यू दे सके, क्योंकि 924 के लेवल्स पर आ चुका है ये। जी डेफिनेटली हर्षिता मैम, जब हम सवेरे सोनाटा का चार्ट देख रहे थे खिलाड़ी में, तब हमने यहाँ पे देखा था एक सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग था, बट ड्यूरिंग द डे इट हैज पिक्ड अप वंस अगेन। तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। अगर इन लेवल्स पे भी एक लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस छोटा सा 910 का रखेंगे और टारगेट्स मेरे लगभग 955 960 के हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर में। बाकी मिड कैप आईटी स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आज स्टार ऑफ द डे बिरला सॉफ्ट है, बट बिरला सॉफ्ट में एक ऑलरेडी रनअप आ गया, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तेजी जरूर उसमें बनेगी, लेकिन फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अभी एंटर नहीं करना चाहूंगा। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोफोर्ज का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। कोफोर्ज के स्टॉक को अगर हम देखें तो दैट इज अ वेरी गुड मोमेंटम इसमें, और पिछले स्विंग हाई को क्रॉस कर रहा है। 4218 का प्राइस है। 4150 का स्टॉप लॉस रखेंगे और मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में 4350 से 4400 के टारगेट्स कोफोर्ज में आ सकते हैं। 4350 से 4400 की तरफ कोफोर्ज बढ़ता हुआ, तो सोनाटा सॉफ्ट में एक बाय कॉल और कोफोर्ज में भी एक तेजी की पोजीशंस जो अब कैचअप करते हुए काउंटर्स दिखाई देंगे। अच्छा, एनबीएफसीज का जिक्र हुआ था और कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स, मुझे याद है अनुज ने मेंशन किया मनप्पुरम फाइनेंस जो डे हाई से थोड़ा सा कूल ऑफ दिखा रहा है, लेकिन आप देखिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जिसमें एक अच्छा ट्रेंड बना है, करीब 3-3.25% की गेंस को ये होल्ड करता हुआ। एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स में भी पोजीशंस जो हैं वो तेजी की तरफ ही बनी हुई हैं, लेकिन इनमें से कोई अगर जीआईसी हाउसिंग देखें और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस देखिए, स्वाति चार्ट चेक देखेंगी तो बताइए, क्योंकि ओवर द वीक हमने देखा है, पिछले हफ्ते से इस हफ्ते भी जो ट्रांजिशन हमने देखा उसमें पोजीशंस में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। क्या अभी भी ऐड किए जा सकते हैं काउंटर्स जीआईसी या फिर एलआईसी हाउसिंग? यस डेफिनेटली आशा जी, दोनों काउंटर काफी स्ट्रांग है ऑन टेक्निकल फ्रंट। हम छोटे डिग्री पे नहीं देखना चाहिए, लार्जर डिग्री पे देखोगे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मंथली चार्ट्स के दोनों के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, पेंडेंट पैटर्न फॉर्मेशंस के, एंड इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए डेफिनेटली ये दोनों काउंटर्स काफी स्ट्रांग है। एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस ने अभी जस्ट ब्रेकआउट दिया है कल परसों ही, तो इसमें 92 का ब्रेकआउट लेवल था वहां से, जिस हिसाब से उसने मोमेंटम रखी है, मुझे लगता है वेरी सून ये 3 डिजिट में ही चला जाने वाला है। अभी आई बिलीव 120 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस में। तो करंट लेवल पे भी आप बाय कॉल ले सकते हैं 94 रुपीज का स्टॉप लॉस प्लेस करके 120 के टारगेट के लिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये महीना काफी अच्छा रहा है, ऑलमोस्ट 14% का उसने रिटर्न दे चुका है। फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट है, थोड़ा वेट करना चाहिए। मुझे लगता है ये 400 का एक प्रीवियस क्लस्टर रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे ये आ चुका है अभी, एंड लिटिल बिट हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। अगर कहीं किसी को फ्रेश लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट करना है तो आई विल सजेस्ट कि थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर डीप आता है 380 375 के रेंज में तो एड ऑन करना चाहिए, क्योंकि नीचे में 360 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो प्रोवाइडेड बाय 20 डीएम है, वहां पे हम एड ऑन कर सकते हैं। देन एक उछाल हमें देखने मिल सकता है 420 430 के लेवल्स तक का। तो इट्स अ वेट करना चाहिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ओके हर्षिता, इसमें मैं अपना एक एडिटोरियल व्यू जोड़ता हूँ। एक ना आप एनबीएफसीज में एक बड़ी रैली स्टार्ट हुई थी आरबीआई की पॉलिसी वाले दिन, आप उस दिन से चार्ट्स देखिए सारे के सारे। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का ऐसे 1 महीने का चार्ट, एक महीने का चार्ट रख दीजिए सबका, 12 महीने का नहीं, 1 महीने का वो चार्ट एकदम सही आ रहा था। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का 1 महीने का मूव देखिए आप, करीब 20% का मूव है। एक बार चोला लेकर आइए, चोला में तो ऑब्वियसली नंबर का ही फैक्टर था, चोला का आप 1 महीने का चार्ट लेकर आइए, देखिए 22% का मूव यहाँ पर चोला में। बजाज फाइनेंस का 1 महीने का आप चार्ट लेकर आइए और वहाँ पर देखते हैं किस तरीके का मूव आया, करीब 14-15%। एलएनटी फाइनेंस 1 महीने का मूव एलएनटी फाइनेंस का देख लेते हैं, वहाँ पर किस तरीके के मूव है, 12-13% का। एमएनएम फाइनेंस लेकर आइए, एमएनएम फाइनेंस का 1 महीने का मूव आपकी स्क्रीन पर आएगा, ये करीब 10% ऊपर है। कोई भी एनबीएफसी उठा लीजिए, मैं तो एक बार श्रीराम फाइनेंस लेकर आइए। श्रीराम फाइनेंस जो नॉर्मली सबसे खराब अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, बस एक इकलौता स्टॉक, वो 1% बढ़ा, लेकिन वो भी बढ़ा है। ये टॉप डाउन रैली रही एनबीएफसीज में, वो एक आरबीआई की पॉलिसी के बाद। मुझे लग रहा है अब यहाँ से आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अब जैसे फॉर एग्जांपल एलआईसी हाउसिंग, उसने कुछ बहुत अच्छा खास नंबर्स में अब तक शो नहीं किया जो उसके स्टॉक में इस तरीके का मूव आना चाहिए। कैनफिन होम्स है फॉर एग्जांपल, एक बार कैनफिन होम्स लेकर आइए 1 महीने का सेम चार्ट कैनफिन होम्स का, वो देखते हैं। कैनफिन होम्स में करीब 16% का मूव है। तो कुछ एनबीएफसीज हैं जो विद इन सेक्टर लीडर्स है, जैसे चोला हो गया, कैनफिन हो गया, ये 2 हो गए, एमएनएम फाइनेंस हो गया, ये एक अलग कैटेगरी के स्टॉक्स हैं। और बाकी स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि एक जो बहती गंगा में हाथ धोने वाली रैली हुई है,
उसमें अब आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी टॉप डाउन रैली हो चुकी है। अब आपको बॉटम अप बनना पड़ेगा यहाँ से, और उसके बाद ही ये रैली आगे अगर आपको अप्रोच करनी है तो थोड़ा केयरफुल हो जाए, क्योंकि जरूरी नहीं कि अब सारे स्टॉक्स इसी तरीके से एक ही डायरेक्शन में भागेंगे। लेकिन डिफेंस की बात हो रही थी। उससे पहले अनुज, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स रेडार पर रखते हैं, क्योंकि 3 से 5% दाम बढ़ाने की खबर यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। अब ये सोर्स बेस्ड है, तो कुछ और क्लैरिटी चाहिए कि किस सोर्स से ये खबर आ रही है, लेकिन स्टॉक्स में रिएक्शन देखने को मिल रहा है क्लियरली। 3 से 4% का प्राइस हाइक। याद रखिएगा 18 तारीख को आईटीसी के नंबर्स भी आने वाले, उससे पहले दरअसल ये डेवलपमेंट आता हुआ आपकी स्क्रीन पर। तो 0.21% का इजाफा इस समय आईटीसी दिखा रहा है, और गॉडफ्रे फिलिप्स में ज्यादा सब्सटैंशियल मूव देखने को मिला है। अब आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम कब ये प्राइस हाइक हुआ था। तो पहले थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसको, प्लीज लिखिए कोजेंसिस, क्योंकि ये वरना ऐसा लग रहा है कि हमारे सोर्सेज हैं। ये हमारे सोर्सेज से नहीं है इन्फॉर्मेशन, ये कोजेंसिस है। तो इसको प्लीज जरा टिकर पर ठीक करिए, क्योंकि सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन में जिस एजेंसी की न्यूज़ है उसको क्रेडिट देना ज़रूरी है, और ये इसको ज़रा ठीक कर दें, और उसके बाद इसको तब तक हटा दीजिए इसको, जब ठीक हो जाएगा तब वापस डालिए। चलिए आ गया कोजेंसिस के हवाले से खबर आ रही है। आइदर वेज स्टॉक में थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। अब मेरे को मयूरेश याद नहीं कि लास्ट टाइम इन्होंने प्राइस हाइक कब किया था, लेकिन इफ इट ऑल ये हुआ है, आपकी व्यू? तो ऑपरेटिंग लेवरेज के हिसाब से पॉजिटिवली मानना चाहिए, क्योंकि जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है, विच बेसिकली मीन जो सिगरेट पीते हैं या स्मोक करते हैं वो क्वांटम कुछ कम नहीं होने वाला है। और अगर प्राइस हाइक्स होती है कॉस्ट मिटिगेट करने के लिए, जो अच्छे खासे बढ़े थे और बजट में भी कोई खास बदलाव नहीं आए थे जिसकी वजह से बहुत प्राइस हाइक्स की जरूरत थी, बट इफ दे मैंडेटेड प्राइस हाइक्स, थोड़ा वॉल्यूम पे इफेक्ट आ सकता है, वेरी मार्जिनल, बट कहीं ना कहीं आई थिंक दैट शुड ट्रांसलेट इनटू लार्जर रेवेन्यूज। And because cigarette business is a very high margin cash flow business, cigarette companies का जो cash flows है यहाँ पे एक definite सुधार देखते हैं। बिल्कुल, वो तो खैर हम अपने ऑफिस में देख के भी बता सकते हैं कि काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है प्राइस हाइक हो या ना हो कंजम्पशन पर सिगरेट की। लेकिन इस समय गोदफ्रे में थोड़ा ज़्यादा रिएक्शन आया कंपेयर टू आईटीसी। आईटीसी शायद पहले ही काफ़ी चल चुका है इसके लिए। लेकिन अब एक काम करते हैं, डिफेंस कंपनियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी रैली आपको दिखाई देगी। डिफेंस स्टॉक्स सारे के सारे काफ़ी इस समय अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। आपने HCL की बात की, BL की बात की, भारत डायनामिक्स, काफ़ी स्टॉक्स में अच्छा मूव। तो यहाँ पर क्या चल रहा है इस पर डिस्कस करने के लिए यतिन हमारे साथ स्टूडियो में है। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा फैक्ट्स मिले हैं अनुज। अगर हम डिफेंस कंपनीज की बात करें, अगर हम पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल निफ्टी और निफ्टी का डिफेंस इंडेक्स को प्लॉट कर दें, एक ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस आपको दिखाई पड़ सकती है डिफेंस कंपनीज में। ऑब्वियसली अगर नियर टर्म की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में एक ट्रिगर है MSCI का, जिसके कारण वो स्टॉक आपको मल्टी ईयर हाई पे दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम सरकार की बात करें तो वहाँ एक नया इंडिजनाइजेशन का लिस्ट आया है, जिसके कारण ऑब्वियसली घरेलू डिफेंस कंपनीज को, मेक इन इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत को एक पुश दिया जा रहा है। इसका सीधा बेनिफिशियरी पूरा का पूरा डिफेंस स्पेस है। और तीसरा जो चेरी ऑन द केक है वो है HDFC म्यूचुअल फंड का डिफेंस फंड। और इस डिफेंस फंड्स का जो है NFO अभी जारी है, लॉन्च हो चुका है, और अगले 1-1.5 महीने तक ये खुला रहेगा। ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड है तो आपको वित्तीय सलाहकार की सलाह लेके इसमें निवेश करना होगा। लेकिन जो ये ट्रिगर है म्यूचुअल फंड का, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारी अंडर ओनरशिप है इन डिफेंस कंपनीज में, तो एक म्यूचुअल फंड जब एक डिफेंस डेडिकेटेड फंड लॉन्च करता है तो शायद यहाँ इन्फ्लोज आएंगे। तो MSCI के अलावा ये डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ खरीदारी करेंगे। ये उम्मीद पे आज सारे के सारे स्टॉक्स में मोमेंटम आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर हम अभी की बात करें तो सरकार ने 411 आइटम का लिस्ट किया था, जो काफ़ी हाई वॉल्यूम हाई वैल्यू बिजनेसेस हैं डिफेंस में, वो एक ट्रिगर है। डिफेंस के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भारत सरकार खोल रही है। और जो 6 प्राइवेट कंपनीज और 5 PSU कंपनीज 2018 से आपको पिछले 5 सालों में 11 से 12 नई कंपनीज लिस्ट होती हुई दिखाई दी इस स्पेस में, जिसके कारण जो इन्वेस्टमेंट का यूनिवर्स है वो भी बढ़ता हुआ आपको दिखाई पड़ा है। अगर हम HDFC डिफेंस फंड्स की बात करें तो जो टॉप 8 डिफेंस PSUs हैं वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं 70% ऑफ इन्वेस्टेबल अरीना। यानी अगर HDFC म्यूचुअल फंड को एक एलोकेशन करना हो यहाँ, तो वो टॉप
5-6 डिफेंस कंपनीज में पैसा जाएगा, क्योंकि 80% जो मार्केट कैप है कॉन्सेंट्रेटेड है इन 7-8 कंपनियों में। एक बात। दूसरी बात, ये जो HDFC म्यूचुअल फंड है, इसके हिसाब से जो इंडिया इंपोर्टर रहा है डिफेंस का, आगे जाके जो स्ट्रैटेजी है नेट एक्सपोर्टर बनना। एक बात, परसेंटेज ऑफ GDP से आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा डिफेंस पे स्पेंडिंग। अर्निंग्स ग्रोथ, ये देखिए आप, ये इंटरेस्टिंग डेटा है। जो निफ्टी की डिफेंस कंपनीज हैं, निफ्टी डिफेंस इंडेक्स की कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इन्होंने पिछले 5 सालों में 18% का CAGR दिया है अर्निंग्स ग्रोथ में, जबकि निफ्टी 50 कंपनियों ने केवल 12% का CAGR दिया है। 1 ईयर रिटर्न देखिए, निफ्टी का 7% है और डिफेंस कंपनीज की जो बास्केट है उसमें रिटर्न है 50% के आसपास का। 3 ईयर CAGR निफ्टी का है लगभग 23%, और अगर हम डिफेंस कंपनीज की बात करें तो वो 63% है। और 5 साल के बेसिस पे भी अगर आप देख लें तो डिफेंस कंपनियों ने 20% का CAGR रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 का केवल 12% का रिटर्न है। तो चाहे वो कोविड का पीरियड हो, प्री कोविड पीरियड हो, पोस्ट कोविड पीरियड हो, अक्रॉस द बोर्ड आपने देखा है डिफेंस कंपनी अच्छा करती हैं। और अगर हम सबसे बड़ी कंपनी डिफेंस स्पेस में देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से शुरू होती है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं तो निफ्टी जो डिफेंस निफ्टी इंडेक्स है, यहाँ सोलार इंडस्ट्रीज, एस्ट्रा माइक्रोवेव, डेटा पैटर्न्स जो आज स्टॉक 5-6% ऊपर है, एमटार जो अभी एक रीसेंट लिस्टिंग हुई है, इन सभियों का नाम शुमार है। तो एक ज़बरदस्त तरीके से आपको यहाँ ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और क्लियरली ये जो HDFC म्यूचुअल फंड का जो डिफेंस NFO है, ये भी एक की ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से आज ये सारे के सारे स्टॉक्स में ट्रैक्शन दिखाई पड़ रहा है। तो क्लियरली वो पैसा चैनल होकर इन कंपनियों में जाता हुआ, और अलग अलग ट्रिगर्स का व्याख्यान किया है यतिन ने। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। हैल एक स्टॉक जो वायदे बाजार का ट्रेड है, MSCI का इंक्लूजन, ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने देखा है ये एक पर्टिकुलर काउंटर जो आउट परफॉर्मर रहा है, आज फिर करीब 2.5% तक के गेंस। तो पहले तो श्रीकांत चौहान को जोड़ लेते हैं, और श्रीकांत हाल पर एक व्यू दीजिए। करीब 2.5% का इजाफा, अलग अलग फैक्टर्स यतिन बता रहे थे। एक तो ये इंडिजिनाइजेशन की लिस्ट जो लगातार लंबी हो रही है, MSCI में हाल का इंक्लूजन, तो वो फ्लोज आता हुआ, और एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस डेडिकेटेड एक डिफेंस फंड लेकर आया है, और वहां से भी एलोकेशंस ऑफ कोर्स जहां पर वेटेड ज्यादा है वो हाल जैसे स्टॉक्स में आएगा। चार्टिकली स्थिति क्या है, क्योंकि एक आउट परफॉर्मर रहा है, नेली 94% का इजाफा पिछले 12 महीनों का रिटर्न स्क्रीन पर है। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून अर्शदा, गुड आफ्टरनून अनुज। यस बिल्कुल, जैसे यतिन ने कहा, हमें भी यही लगता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर में अगर आप देखें तो गिने चुने स्टॉक्स है, और उनमें भी अगर आप देखा जाए तो जो टेक्निकल फॉर्मेशन बना है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ऑन एवरी डे कोई ना कोई बायर है मार्केट में, और एवरी टाइम वेदर इट इज लाइक द मार्केट्स आर डाउन और मार्केट्स आर गोइंग अप, ऑल दिस स्टॉक्स यानी कि जो भी स्टॉक्स है वो अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर रहे हैं। इन दैट अगर देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने तो इनफैक्ट काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और बेस्ड ऑन इट्स टेक्निकल फॉर्मेशन हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम यहाँ से 3250 से लेकर 3500 के लेवल्स दिखा सकता है। चूंकि ये काफी चल चुका है तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, लेकिन अगर यहाँ से पोजिशनल अगर जो है तो भी करंट लेवल से इससे लॉन्ग करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस अराउंड 2950। सो ब्रॉडली हमें लगता है कि ये पूरे स्पेस में जैसे कि मजगांव डॉक्स है या कोचिन शिपयार्ड है, उनमें लगता है कि हमें बाइंग इंटरेस्ट रखना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। जी, मेरा प्रश्न अगला जो था वो मजगांव डॉक पे भी था। 820 पे डे हाई के क्लस्टर पे ट्रेड करता हुआ, हालांकि मैं इस पे आऊंगा, लेकिन श्रीकांत आपका खुद का कन्विक्शन ट्रेड क्या है, क्या चीज कर रहे हैं आप एट 245 240? देखिए वैसे देखा जाए तो इस मार्केट में वापस हमने देखा कि बैंक स्टॉक्स में एक्टिविटी आ रही है, मिड कैप स्टॉक्स, मिड कैप IT कंपनीज में अच्छा खासा मोमेंटम है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसे लगता है कि करंट लेवल से भी लॉन्ग करके चलना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक है जिसने भी पिछले 7-8 दिनों में पार्टिसिपेट नहीं किया था मार्केट में, एक कंसोलिडेशन में था, और उस कंसोलिडेशन के अभी ये बाहर आ चुका है। तो करंट लेवल से अगर ये स्टॉक चलता है तो कम से कम 600-610 के लेवल्स दिखा सकता है। तो एट दिस लेवल्स मुझे लगता है कि स्टेट बैंक इंडिया को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखें एट 578। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्ग किया जा सकता है यहाँ पर। वेल, मार्केट में अभी भी खैर काफ़ी अच्छा मोमेंटम है ब्रॉडर मार्केट में। एक दो स्टॉक्स और लेकर आते हैं, चंबल फर्टिलाइजर्स और इंटरग्लोब एविएशन, ये दोनों स्टॉक्स इस समय डे हाई पर, और उसके अलावा आप देखिए चंबल इंटरग्लोब हो गया। टाटा कंज्यूमर का एक बार चार्ट लेकर आइए, टाटा कंज्यूमर भी इस समय डे हाई पर, तो काफ़ी स्टॉक्स में इस समय एक अच्छा मोमेंटम आपको दिखाई देगा, लेकिन पिछले कुछ मिनटों का स्टॉक क्लियरली
SBI रहा है, वहाँ पर एक शानदार मूव। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहाँ पर अब डे लो बन रहे हैं उसमें HDFC बैंक सबसे ऊपर और टेक महिंद्रा, एक बार टेक महिंद्रा लेकर आई क्योंकि कल अच्छा मोमेंटम था टेक महिंद्रा में और आज सुबह खुला भी ऊपर, लेकिन अब हायर लेवल से अच्छा खासा स्लिप यहाँ पर ये थोड़ा नीचे आ रहा है। उसके अलावा श्रीराम फाइनेंस जिसने लगातार अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन निफ्टी को जो अब लोज पर लेकर आया है वो है रिलायंस। एक बार रिलायंस का इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर रखते हैं और रिलायंस लगातार नेगोशिएट कर रहा है अपने 200 डे मूविंग एवरेज को। मानस, यहाँ पर कोई व्यू आपका रिलायंस को लेकर? देखिए रिलायंस में बिल्कुल सही है कि 2500 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस बन गया है, लेकिन अभी भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। 24-25 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। फ्रेश खरीदारी की राइट करंट लेवल्स पे नहीं रहेगी। अब जब फ्रेश ब्रेकआउट 2500 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगा तब आपको फ्रेश खरीदारी करनी है। उस केस पे 2470 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और फिर तो आपको करीब 2575 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। ओके, रिलायंस एट 2464 डे लो की रिजेक्टेड मार्केट ट्रेड करता हुआ। याद रखिएगा इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। एनी थॉट्स, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्यूचर, ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट कॉल, प्लीज एक निजी राय जरूर सम्मिलित रखें इस ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से। मीनवेल आप इंडिगो लेके आइए स्क्रीन पर। इंडिगो एट 2292 ये परसों के हाइज को रिविजिट करता हुआ और टेक्निकली याद रखिएगा इंट्राडे हाई जो स्विंग हाई है इंडिगो का इट्स 2374, वहाँ से हार्डली अब अगर आप देखें करीब 83 रुपये नीचे है। बट इसका प्लेसमेंट, मानस में एक बार फिर आपके पास ही आ रहा हूँ क्योंकि आपने ये प्रीवियस कमेंट भी किया था। ये ट्रेड लिया था हमने करीब 2190 और 2232 की रेंज में, लास्ट वीक भी लिया था। मानस, अब फ्रेश टेस्ट पर्सपेक्टिव से पंच करना चाहिए नहीं करना चाहिए, चेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और एग्जिस्टिंग लॉन्ग में मानस अब 2390 2350 की पॉसिबिलिटी कितनी लग रही है आपको? OI रेशंस अच्छे हैं, ऑप्शंस में थोड़ा सा इसकी लिक्विडिटी कम है, तो इसलिए प्रश्न नहीं पूछूंगा। और आपका टेक? वीरेंद्र जी, इसको मैंने सस्ता ऑप्शन में शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, तो आप कहें तो इसको सस्ता ऑप्शन की तरह ट्रीट कर लेते हैं। नहीं बाद में सस्ता के लिए मानस से काम करेंगे। ये 4 का चौका एक्चुअली हम थोड़ी देर में लेंगे, उस पर आते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, मैं इंडिगो पे अपना व्यू दे देता हूँ, मैं चेंज कर लेता हूँ वो सस्ता ऑप्शन के लिए। तो इंडिगो की जहां तक बात है, ट्रेंड बहुत बुलिश बना हुआ है। मेरा समझना है कि अभी भी करंट लेवल से भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम दिखेंगे। और अगर हमें एक टेक्निकल टारगेट सेट करना होगा तो 2420 रुपए का टारगेट आता है। तो करंट लेवल से भी 120-130 रुपए की रैली आपको इंडिगो में देखने को मिल सकती है। और अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो इंडिगो का 2300 का कॉल ऑप्शन ले सकता है। 46 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पे आप 29 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और कम से कम 100 रुपए के टारगेट सेट करिए। इंडिगो में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई दिखाई दे रही, 2300 के आसपास तक का कॉल लेकर चले। अच्छा, इस बीच के हम ये 4 का चौका की तरफ बढ़े। आपको सुमित स्टूडियो में दिखाई देंगे जो बात करने वाले हैं कल आने वाले नतीजों की। और एक स्टॉक जो हम पिछले 2-3 दिनों से चर्चा में रख रहे हैं वो है जुबिलेंट फूड्स। आज सुबह में सफायर, कल परसों सफायर, देवयानी, सबकी चर्चा हो भी रही थी। सुमित, अब जुबिलेंट फूड द ओजी ऑफ द सेक्टर, बताइए क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए, सीक्वेंशियल बेसिस पे तो बाजार मान रहा है कि शायद बेटर साइड पर नंबर देखने को मिलेंगे और वॉल्यूम LFL ग्रोथ जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो होती है वो इनकी थोड़ी बेटर आएगी। लेकिन अदरवाइज रेवेन्यूज 9% बढ़ने का अनुमान, 1260 करोड़ रुपए रेवेन्यू, मुनाफा 116 करोड़ से सीधे 40% गिरकर 70 करोड़ रुपए इस तिमाही में आने का अनुमान बाजार लगा रहा है YOY बेसिस पर। मार्जिन 21% रहेंगे 25% के सामने YOY बेसिस पे अगेन, और 290 करोड़ के सामने EBITDA आएगा 260 करोड़, 10% का डिप यहाँ पर भी। तो YOY बेसिस पर एक वीक साइड पर नंबर, हायर बेस की वजह से आप देख भी रहे हैं। लेकिन लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो SSG ग्रोथ जिसको आप मान सकते हो वो है करीब 0.3%, ये पिछली तिमाही में थी। और अगर इस तिमाही की बात किया तो ये 0.3% के सामने करीब पॉजिटिव 2% के आसपास बाजार आने का अनुमान लगाकर चल रहा है। तो -3 के सामने +2% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकती है। साथ ही साथ 50 से 60 नए डोमिनो स्टोर ऐड करने की बातचीत। ग्रॉस मार्जिन, क्योंकि वो चीज़ और वेजी इन्फ्लेशन बढ़ा था जिसकी वजह से इनके मार्जिन थोड़े से हिट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अदरवाइज ये जो नए 20 मिनट की डिलीवरी इन्होंने लॉन्च की तो उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और पॉपाई स्टोर जो कि चेन्नई में इन्होंने नए खोले थे उसका कैसा एक इम्पैक्ट है, और बाकी डंकिन और बाकी जो इनके आउटलेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये क्रूशियल रहेगी। लेकिन नंबर्स में YOY बेसिस पे डिप है, सीक्वेंशियल बेसिस पे आप एक बेटर साइड पे अनुमान लगाकर चल रहे हैं। ओके, शुक्रिया सुमित। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सामने रखने के लिए। जुबिलेंट फूडवर्क्स, इस स्टॉक ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है मयूरेश।
क्या व्यू होगा यहाँ पर अब? तो अनुज, जैसे सुमित बता रहे थे, आई थिंक सारी चीजें आई थिंक रिजल्ट्स पे डिटरमाइन हो गया। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक स्टॉक अंडर परफॉर्म किया क्योंकि नंबर्स हैव नॉट बीन डिलीवर्ड जो एक्सपेक्टेड थे। तो आई थिंक जो लाइक टू लाइक ग्रोथ होगी वो देखना बहुत जरूरी है। कितने आउटलेट्स इन्होंने खोले हैं स्पेसिफिकली टियर 1 टियर 2 सिटीज में, ये देखना बहुत लाजमी होगा। तीसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ देयर न्यू बिजनेस आउटलेट्स एज वेल, इंक्लूडिंग डंकिन डोनट्स, इंक्लूडिंग द चाइनीज वेंचर, इसमें क्या मैट्रिक्स निकल के आती है। ऑन फ्यू ऑफ द मैट्रिक्स जैसे ऑनलाइन ऑर्डर है, जैसे डिलीवरी परसेंटेज है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और इनपुट कॉस्ट भी एक्सपेक्टेड है कि सेकंड क्वार्टर से कम होगी, स्पेसिफिकली प्राइसेस ऑफ मिल्क एंड चीज जो अभी भी इन्फ्लेटेड है, जो थोड़ा मार्जिन पे दबाव ला सकती है। तो मुझे लगता है आई थिंक ऑल दीज फूड, आई मीन जिसे हम QSR कहते हैं पूरी थीम, आउट ऑफ ऑल द कंपनीज दैट हैव रिपोर्टेड सो फार, आई थिंक वेस्टलाइफ फूड ने काफी ठीक ठाक नंबर्स पोस्ट किए थे, क्योंकि जो नंबर्स इनके आए हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक फॉर लाइक ग्रोथ, जो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस है इन टर्म्स ऑफ न्यू आउटलेट्स इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, और एक्सपेक्टेशन जो है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन परफॉर्मेंस, ये थोड़ी बेहतर लग रही है फ्रॉम अ कमेंट्री पर्सपेक्टिव कंपेयर्ड टू द अदर QSR। इनफैक्ट मैं देख रही थी कि जुबलेंट वर्सेस सफाया किस तरह का परफॉर्मेंस है, क्योंकि जुबलेंट अपने ब्रांड डोमिनोज के लिए जाना माना है और सफाया पिज्जा हट, और सफाया की लिस्टिंग उसके बाद डेफिनेटली हुई है, लेकिन इस पर्टिकुलर साल में हमने देखा है सफाया ने क्लियरली 2.5% से आउट परफॉर्म किया है। और ओवरऑल जुबलेंट और सफाया अगर आप एक साल का देखें रिटर्न, तो सफाया हैज लार्जली बीन इन फेवर। गाबा साहब, अब आप बताइए, आप प्रेफर क्या कर रहे हैं, डोमिनोज या पिज्जा हट? पिज्जा हट दो, मुझे डेफिनेटली पिज्जा हट थोड़ा ज्यादा ही पसंद है। डोमिनोज से इतना नहीं, थोड़ा फ्लफी लगता है मुझे, बट यस पिज्जा इज बेटर। एनीवे, स्टॉक वाइज आई थिंक आई लाइक जुबलेंट फूड। लगता है यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए, 460 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर अपमूव मिलता है, ब्रेकआउट मिल जाता है, तो फिर 500 भी जा सकता है। सपोर्ट जोन के इर्द ट्रेड करा जुबलेंट फूड। हैव इट, डोमिनोज पिज्जा आपको नहीं पसंद है लेकिन स्टॉक पसंद है, और जो पिज्जा पसंद है उसका स्टॉक पसंद नहीं है। आइदर वेज आपकी स्क्रीन पर वो दोनों ही काउंटर जहां पर हमने देखा है कुछ मूव्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों में एक चीज हमने नोटिस की है, सफाया, देवयानी इंटरनेशनल, जुबलेंट फूड, इन सब में रुक रुक कर अच्छी खासी खरीदारी भी आती हुई दिखाई दी है। तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स जो QSR सेगमेंट से जुड़े हुए हैं। इस बीच मार्केट की चाल आपकी स्क्रीन पर, 58 अंकों की गिरावट निफ्टी पे, और निफ्टी बैंक आप देखेंगे तो एकदम फ्लैट ट्रेड करता हुआ 2 पॉइंट नीचे। तो इंडेक्स वाइज ज्यादा कुछ एक्टिविटी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर मूव्स इंटरेस्टिंग है। अच्छा लगे हाथ, एक बार IOC का चार्ट देख लीजिए, क्योंकि नंबर्स जब हम डिस्कस कर रहे थे तब स्टॉक में पिकअप आ रहा था, लेकिन ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखेंगे तो 7% तक की तेजी वहां पर बनती हुई दिखाई दी है। तो वो एक मूव दरअसल बड़ा बनता हुआ आपको नजर आएगा IOC का आपकी स्क्रीन पर। इस बीच दिग्गजों में कोल इंडिया एक प्रेफर्ड पिक के तौर पर आया, वहां पर खरीदारी का सिलसिला अभी भी बरकरार है, हर टिक के साथ तेजी की पोजीशंस बनती हुई। HDFC लाइफ में कुछ इंटरेस्ट अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बजाज फिनसर्व जैसे काउंटर्स में हल्का हल्का इंटरेस्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनमें से कोई ट्रेड स्वाति आपके रेडार पर है क्या, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां? इस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की अगर बात करें तो डेफिनेटली एक तो मैंने LIC कहा था कि काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस ब्रेकआउट आ रहा है, और सेकंड इज द HDFC लाइफ इंश्योरेंस। HDFC लाइफ में काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हर्षदा जी हमें नजर आ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से उसने चार्ट सेटअप बना है अभी फिलहाल तो कंसोलिडेशन वाइज है, बट हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। मुझे लगता है कि ये वेरी सुन मैं ये प्रीएम्प्ट कर रही हूँ कि 570 का ये ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि वॉल्यूम्स डिसेंट है बट प्राइस में मोमेंटम नहीं है। बट आई बिलीव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें जैसे ही 570 का ब्रेकआउट आ जाएगा तो काफी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली हमें 600-610 तक देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल पे भी इट्स अ गुड लेवल टू टेक अ बाय कॉल, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल रहेगा। तो एक 550 के स्टॉप लॉस से दोज आर इंटरेस्टेड इनटू द इंश्योरेंस कंपनी HDFC लाइफ में आप बाय कर सकते हो फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 600 to 620। चलिए अब एक काम करते हैं, अब शुरुआत करते हैं हमारे 4 का चौका की, और मानस आपके पास आते हैं सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड आपका। आई एम होपिंग कि आपने कोई और स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया अब तक। जी बिल्कुल कर लिया है। 2 ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन ठीक है, इंडस टावर की बात करेंगे। इंडस टावर में अगर आप देखेंगे तो अभी करीब 7-8 दिनों में हमने करेक्शन देखा, 20-day मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। आज जब रिकवरी देखने को मिली तो 155 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस इंडस टावर ने ब्रीच किया है, तो इसके ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 155 वाले कॉल ऑप्शन जो कि 4 रुपए 25 पैसे का ट्रेड हो रहा है,
वहां पर खरीदारी करेंगे। ₹2.50 के स्टॉप लॉस से इंडस स्टार के 155 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करेंगे और ₹7.5 के टारगेट होंगे इंडस स्टार के 155 का कॉल ऑप्शन। 155 का कॉल इंडस टावर का और ₹4.25 पर है। ₹7.5 तक जाने की आशंका यहाँ पर या उम्मीद यहाँ पर। श्रीकांत, आपकी क्या राय रहेगी, बताइए आपका F&O सुपरस्टार। बिल्कुल, तो अगर यहाँ इस लेवल पे देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ अगर कोई स्टॉक और देखना है तो मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक में काफी अच्छा एक्शन है। इनफैक्ट अगर इसके 1.5-2 महीने के अगर पर्टिकुलर प्राइस पैटर्न को देखें तो इसमें एक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है, जो इंडिकेट कर रहा है कि शायद ये स्टॉक 940 945 तक लेके जा सकता है। और आज के दिन में भी जब मार्केट में एक ओवरऑल प्रेशर बना हुआ है तो इसमें एक अच्छी तेजी बनी है और मुझे लगता है कि ये शायद 940 45 तक बिल्कुल जा सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें और स्टॉप लॉस रखें एट 908, जो 5 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। और ट्रेंडिंग स्टॉक में मैंने देखा है कि 5 डेज का एवरेज काफी अच्छा वर्क होता है, तो इसी का स्टॉप लॉस रखें और 945 का टारगेट्स रखें, एक्सिस बैंक को लॉन्ग करें। ओके, 945 का टारगेट एक्सिस बैंक पे। F&O सुपरस्टार आज का चार्ट का चमत्कार कल चलते स्वाति जी के पास। स्वाति जी, क्या पिक कर रही हैं आप चार्ट में? यस, टेक्निकली मुझे बालकृष्ण इंडस्ट्री काफी स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि अगर लास्ट डेटा देखोगे वीकली तो लास्ट नवंबर से ये काउंटर काफी सेलिंग प्रेशर में था, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से चल रहा था। 1 वीक पहले उसने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है एंड लास्ट 2 वीक से हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव क्लोजिंग रख रहा है वो चैनल के ऊपर, तो विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन विच इंडिकेट्स कि ये डाउन ट्रेंड से अभी ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। मुझे लगता है कि इसमें काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकती है। मिनिमम 100 पॉइंट्स की विच कम्स टू अराउंड 2330 2340 तक हमें रैली देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल पे आप बालकृष्ण इंडस्ट्री बाय कर सकते हो। 2190 का स्टॉप लॉस प्लीज कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 2330। ओके, बालकृष्ण इंडस्ट्री। अच्छा, मैं मिड कैप फंडा पे आऊँ उससे पहले एक बार जरा मार्केट पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि निफ्टी अब आ गया है डे लो पर 18,321 और 77 पॉइंट नीचे अब यहाँ पर। और बैंक निफ्टी भी अब ऑलमोस्ट डे लो की ट्रेजेक्टरी को टच कर रहा है। 43,974 यहाँ पर डे लो तो नहीं, लेकिन आवरली लो को टच कर रहा है, सॉरी। और यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर। और आज 2-3 स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग। आईटीसी डे लो पर, उस न्यूज़ के बावजूद एक्चुअली आईटीसी अब डे लो पर। टाटा मोटर्स डे लो पर, इस समय प्रॉफिट टेकिंग टाटा मोटर्स में। कोटक महिंद्रा बैंक, ये देखिए अगेन बार बार ये वार्निंग दी गई है कि 1950 से 2000 के बीच में अटकता है ये स्टॉक, और फिर वहाँ पर एक थोड़ा सा स्टॉक स्लिप करता हुआ। और HDFC बैंक और HDFC ये भी डे लो पर। एक बार निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स लेकर आइए, उसके बाद मैं मिड कैप फंडा लेता हूँ। लेकिन एक्सपायरी से एक्सपायरी मूव से थोड़ा पहले थोड़ा स्लिप यहाँ पर 19,475 पर। मयूरेश, आपके पास आ रहा हूँ अब मिड कैप फंडा के लिए। तो आई कंटिन्यू विद द एनबीएफसी क्योंकि ये स्पेस अच्छी लग रही है। यू डिस्कस दिस यस्टरडे एज वेल। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स को जरूर नजर पे रखना चाहिए। जो रिटेलाइजेशन है ये 75% पहुंच गई है। होलसेल ड्रॉडाउन से भी क्वाइट सिग्निफिकेंट। दूसरा, निम्स शुड गेट मेंटेन्ड अराउंड एट 7.25 7.5 कंसोल बेसिस ऊपर। तीसरा, जो ग्रॉस एनपीएस का आंकड़ा आया है मैनेजमेंट को लग रहा है अगले 2 वर्षों में आई थिंक 3% के नीचे, और नेट एनपीएस 1% के नीचे, विद ओपेक्स बिलो 4% एंड क्रेडिट कॉस्ट बिलो 3%। आई थिंक द मूव्स दैट दे आर डूइंग राइट नाउ, आई थिंक ये टारगेट्स इजीली अचीवेबल होंगे बिफोर FY25। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो रिटर्न रेशियोज की उम्मीद लगा रहे हैं, रिटर्न ऑन एसेट स्पेसिफिकली बिटवीन 2.8 to 3% अगले 2 वर्षों में, ये बिल्कुल मुमकिन हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इनकी कैपिटल एडवोकेसी है, आई थिंक इट्स अराउंड 21-22% ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू रहता है एनबीएफसीज के लिए, क्योंकि एडवांसेस ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडवोकेसी होना बहुत जरूरी है। वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से अराउंड 1.25-1.3 टाइम्स प्राइस टू बुक, इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव, और मुझे लगता है देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्कोप फॉर दीज मल्टीपल्स टू एक्सपैंड। सो 121 का लक्ष्य विद स्टॉप लॉस एट 93। ओके, चलिए L&T फाइनेंस होल्डिंग्स। अब एक काम करते हैं, कुछ नंबर्स की बात करते हैं। चौथी तिमाही में PVR आइनॉक्स के नतीजे मिले जुले रहे हैं। आय में 113% का उछाल रहा है, तो मार्जिन में भी सुधार आया। हालांकि 128 करोड़ के पुराने टैक्स पेमेंट की वजह से कंपनी का Q4 घाटा बढ़ा है। 333 करोड़ रुपए पर ये घाटा आया है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए और आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO नितिन सूद जुड़े हैं। नितिन जी, गुड आफ्टरनून। तो इवन एक्स ऑफ दिस टैक्स पेमेंट एक नेट लॉस ही रहा होता आपका, ऐसा क्यों? और आगे क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी कंपनी की या लॉसेस रहेंगे थोड़े?
अनुज, मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, कोई टैक्स पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है। पीवीआर आइनॉक्स मर्जर के बाद काफी मर्जर रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रांजिशन हुआ है। कंपनी ने अपने फोरकास्ट के बेसिस पे ये डिसीजन लिया है कि वो न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट होंगी, जिसकी वजह से अकाउंटिंग चार्ज लिया है किताबों में 134 करोड़ का डेफर टैक्स का, और उनको डेफर टैक्स एसेट्स को रीस्टेट किया है। तो खाली अकाउंटिंग चार्ज है, कोई कैश आउटफ्लो नहीं है। कंपनी ने इस क्वार्टर में, पहला क्वार्टर था जब कंबाइंड नतीजे दोनों कंपनीज के मिला के आए हैं, तो नंबर्स कंपेरेबल नहीं है पिछले पीरियड से। लाइक टू लाइक पीरियड में हमारा 1165 करोड़ का रेवेन्यू था, 210 करोड़ रिपोर्टिंग पीबीटी लॉस था। लेकिन अगर आप इंडिया से एडजस्ट करके देखें तो 145 करोड़ का नुकसान था। इस क्वार्टर में फिल्में पठान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जनवरी के महीने में, बट फरवरी और मार्च में कोई भी फिल्म नहीं चली, जिसकी वजह से क्वार्टर इम्पैक्टेड रहा। बट अगर इन्वेस्टर्स पूरे साल के नतीजे देखेंगे, अगेन मैं रिपोर्टेड नतीजों की बात नहीं कर रहा क्योंकि सिर्फ 3 महीने के आइनॉक्स के नंबर्स कंसोलिडेट हुए हैं पूरे साल की अर्निंग्स में। तो अगर आप आइनॉक्स और पीवीआर के पूरे साल के नतीजे देखेंगे तो लगभग हमने 5,311 करोड़ का इस साल रेवेन्यू किया, लगभग 610 करोड़ का EBITDA किया पूरे साल में। पीवीआर और आइनॉक्स का कंबाइंड 12 महीना देखें, और लगभग 14 करोड़ टिकटें बेची जो कंज्यूमर फिल्में देखने आए सिनेमा पे। ओके अच्छा, सिंस आपने बात की कि एक पठान अच्छी रिलीज आई और उसके बाद कुछ भी नहीं, ये ऑलमोस्ट लास्ट ईयर भी मुझे याद है तब मेरी बातचीत आपसे भी हो रही थी और हम ये डिस्कस भी कर रहे थे कि जो नंबर्स आ रहे हैं, बिजली जी से भी बात हो रही थी, अजय बिजली साहब से भी बात हो रही थी कि 2-3 बड़ी हिट आ रही है और बाकी कुछ स्लीपर हिट्स का फायदा मिल रहा है। जैसे एक अभी ऑलरेडी एक स्लीपर हिट जो अभी चल रही है, केरला स्टोरी, उसका इम्पैक्ट शायद आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वो जो ब्लॉकबस्टर्स थी जो प्री कोविड आती थी, वो शायद अब बंद हो गई हैं। एक आध पठान का एक्सेप्शन अगर हटा दें तो ये क्या एक OTT का इम्पैक्ट है, ओवरऑल बिजनेस पर एक इम्पैक्ट आ रहा है, या लोग अभी भी सिनेमा हॉल्स में आ रहे हैं लेकिन कंटेंट शायद उतना अच्छा नहीं आ रहा है? कोविड के बाद क्या हुआ है कि एक्चुअली हिंदी फिल्म का काफी कंटेंट जो लास्ट ईयर रिलीज हुआ वो कंज्यूमर्स ने रिजेक्ट किया, बिकॉज काफी ये फिल्में प्री पेंडेमिक पीरियड में कंसेप्चुअलाइज और क्रिएट करी गई और लोगों के, तो हिंदी बॉक्स ऑफिस डेफिनेटली पिछले फाइनेंशियल ईयर में डाउन रहा, लगभग 30% हिंदी बॉक्स ऑफिस लो था। हॉलीवुड के केस में क्या था, नंबर ऑफ फिल्म रिलीजेस ऑलमोस्ट 40 से 50% कम थी, क्योंकि कोविड के टाइम में उनकी काफी फिल्में बनी नहीं थी, जो इस साल काफी सेकंड अमाउंट में क्वांटिटी में इंक्रीज है। हॉलीवुड में Q1 जो उनका जनवरी टू मार्च होता है काफी स्ट्रांग गया है, सो स्ट्रांग रिकवरी देखने को मिल रही है हॉलीवुड में, जिसका नतीजा काफी बड़ी फिल्में हैं इस साल की हॉलीवुड की रिलीज के लिए। हिंदी फिल्मों का आई थिंक इस साल जो कंटेंट रिलीज होगा मई जून के बाद, वो काफी रिफ्रेश कंटेंट है जो सारा पोस्ट कोविड एरा में क्रिएट किया गया है। तो काफी उम्मीद है इस साल कंटेंट लाइनअप हिंदी फिल्मों की काफी स्ट्रांग है, और Q2 Q3 काफी स्ट्रांग होने वाले हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फॉर हिंदी फिल्म्स। उस लिहाज से फिर क्या ऑक्यूपेंसी पिकअप होने की उम्मीद है? क्योंकि इस क्वार्टर में हमने देखा है मिस्टर सूद ये करीब 22% पर आ गई, हाउएवर आपके एवरेज टिकट प्राइसेस में करीब 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो अगर आप ये ऑक्यूपेंसी इतनी ही रहती है, क्या ये F&B में कवर होता हुआ दिखाई देगा? इसे बैलेंस आउट करने का क्या प्लान होगा? नहीं, हमारी काफी स्ट्रांग उम्मीद है कि ऑक्यूपेंसी इंप्रूव होगी। अगर आप लगभग देखें पिछले साल अच्छा Q1 काफी अच्छा क्वार्टर रहा, Q2 खराब रहा, Q3 फिर अच्छा रहा, Q4 फिर खराब रहा, तो काफी गैप्स की वजह से खराब रहा। फिर भी हमने 14 करोड़ टिकटें बेची पूरे साल में, और जैसे मैंने कहा कंबाइंड EBITDA बिजनेस का 610 करोड़ था इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस वॉलेटिलिटी। तो इस साल जैसे ही एडमिशंस रिकवर करेंगे, बॉक्स ऑफिस रिकवर करेगा, तो रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए और ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी सिग्निफिकेंटली बेटर होने चाहिए पिछले साल से। एंड बाकी फोकस रहेगा अगले 12 महीने में जो मर्जर किया है उसकी वजह से जो भी हम सिनर्जीज रियलाइज कर सकें अपने रेवेन्यूज में और कॉस्ट में,
ताकि हम अपने ऑपरेटिंग मार्जिन्स को फोकस करके इम्प्रूव कर सकें। ओके नितिन जी, मैं आ तो रहा था प्रश्न पे एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू के और एग्जैक्टली वो प्री कोविड तक कब आएंगे, लेकिन मैं हर्षता के प्रश्न का एक भाग और जोड़ना चाहूँगा वहाँ पे। ये जो ऑक्यूपेंसी है, ये ब्लेंडेड ऑक्यूपेंसी है क्रॉस द इंडिया। जब बॉलीवुड की मूवी बहुत अच्छा नहीं कर रही है, क्योंकि आपने प्री कोविड 2018-19 में मेरे को याद है साउथ मार्केट में काफ़ी एक्विजिशंस किए थे। साउथ का मार्केट कैसा कर रहा है, वहाँ पे ऑक्यूपेंसीज कैसी हैं वर्सेस नॉर्थ, और जो ये एडवर्टीजमेंट रेवेन्यूज हैं ये प्री कोविड लेवल तक कब आ जाएंगे, आपका क्या मानना है इस पे? आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछा। आई थिंक साउथ इस साल के लिए सेवियर रहा है। साउथ ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ओवरऑल एडमिशन साउथ में लगभग प्री पेंडेमिक लेवल के पे हैं। जो भी एडमिशन ड्रॉप साउथ में है वो सबसे कम है, और वो लार्जली है सिर्फ हिंदी फिल्म्स और इंग्लिश फिल्म्स के अंडर परफॉर्मेंस पे। जितनी रीजनल फिल्म्स हैं उनका बॉक्स ऑफिस एक्चुअली पेंडेमिक से ज्यादा है, प्री पेंडेमिक पीरियड से ज्यादा है। सो साउथ ने काफी स्ट्रांग परफॉर्म किया है। लार्जली नॉर्थर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया बेल्ट्स, जहाँ पे प्री डोमिनेंटली हिंदी फिल्म्स के ऊपर स्ट्रांग रिलायंस रहता है, वहीं पे एडमिशन ड्रॉप सबसे ज्यादा रहा है इस साल, जो होपफुली अगले साल में रिकवर करेगा। हमारा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू लार्जली कनेक्टेड रहता है बॉक्स ऑफिस के प्रदर्शन से, और जैसे ही फिल्मों का प्रदर्शन बेटर हो रहा है और इस मर्जर के बाद जैसे ही हमारा कंबाइंड सर्किट अब 115 सिटीज में प्रेजेंट है, हमें एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में भी ट्रैक्शन आते हुए दिख रही है। आई थिंक बाय Q2 ऑफ दिस ईयर, Q3 ऑफ दिस ईयर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में रिकवरी काफी स्ट्रांग आएगी। हमारा फोकस रहेगा कि लगभग इस साल के अंत तक जो हमारा प्री पेंडेमिक लेवल पे एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू था उस तक पहुंचने की कोशिश करें। लगभग 500 करोड़ प्लस एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू का नंबर अचीव करें इस साल में। चलिए, ये बात हो गई पीवीआर की। अच्छा हर्षदा, आपको पता है पीवीआर का नाम पीवीआर कैसे पड़ा? प्रियदर्शनी विलेज रोड शो नहीं ना? नहीं, प्रिया विलेज रोड। प्रिया विलेज तो रोड शो, ये दिल्ली में एक पहले एक सिनेमा हॉल हुआ करता था, प्रियाज, मुझे याद है। प्रिया। मैं तब स्कूल में थी। हाँ तो अच्छा दिल्ली में मैं पढ़ी हूँ, मैं दिल्ली में पढ़ी हूँ। ये दिल्ली वालों को पता होगा, एक्चुअली वीरू को ही पता होगा। तो वो काफी आइकॉनिक हुआ करता था, मतलब उस समय तो नहीं, लेकिन जब फिर बिजली साहब ने उसको एक्वायर किया और वो थोड़ी सी फाइनेंशियल क्रंच था, फिर वो विलेज रोड शो एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी उसके साथ टाई अप हुआ, वो पीवीआर बना। फिर वो एक्चुअली एक काफ़ी अच्छी वहाँ पर फेमस डेटिंग प्लेस बन गई थी वो, और वो सब यंगस्टर्स की पसंद थी वहाँ पर। वो पहला ऐसा वो थिएटर था जिसने, पहले क्या होता था, आपके बालकनी होती थी और नीचे वाली टिकट होती थी, स्टॉल्स होते थे। और स्टॉल्स की 6 रुपए की टिकट होती थी, बालकनी की 25 रुपए की, 50 रुपए की होती थी। पीवीआर ने उस जमाने में 100 रुपए की टिकट इंट्रोड्यूस की थी, और वो एक उस समय सिर्फ एक नीश सेगमेंट के लिए था, और उस समय से पहले वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश फिल्में चलती थी। उसके बाद मेरे ख्याल से, जैसे कहते हैं, रेस्ट इज हिस्ट्री। एक चीज़ आप मानेंगे, हिंदुस्तान में अगर सिनेमा को किसी ने रेवोल्यूशनाइज किया है तो वो पीवीआर, विदाउट अ डाउट। और पीवीआर आइनॉक्स दोनों मिल गए, तो होपफुली ये कंटिन्यू रहेगा। और नितिन जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए। मेरे को एक सूद साहब को चीज कहनी है कि भले ही वो हिंदी बॉक्स ऑफिस चले ना चले, लेकिन इंग्लिश बॉक्स ऑफिस के लिए आई एम अ रेगुलर पेट्रन। तो वहां से आपको एक तो टिकट मेरे तरफ से डेफिनेटली आ जाता है। तो फास्ट एंड फ्यूरियस 10 आ रही है इस हफ्ते आपके लिए। मैंने इनफैक्ट पिछले हफ्ते ही वो मार्वल्स वाली निपटाई, उसके पहले सीसू देख ली थी, फिर ऑफ कोर्स आपकी जॉन विक देख ली। सो आई एम एन ऑल आउट इंग्लिश मूवी फैन। बस एक और चीज मैं बोलूंगा नितिन जी, वैसे अगर आपको बुरा ना लगे तो, कुछ समय पहले आपके फ्रेंड अजय श्रीवास्तव जी, डायमेंशंस कंसल्टिंग के, जो काफी क्लोजली रिलेटेड रहे हैं पीवीआर से, वो शो पर आए थे हमारे। तो उन्होंने कहा था कि पीवीआर में ना ग्रीड बहुत टेक ओवर कर गई है। पॉपकॉर्न 500 रुपए का, पेप्सी 600 रुपए की, ये मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ रीच जा रही है, थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल, कंज्यूमर फीडबैक सर आंखों पे, और आई थिंक हमारा फोकस रहता है कि वैल्यू डिलीवर कर सके जो भी कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसमें। तो बिल्कुल फीडबैक वेल टेकन। ओके, थैंक यू सो मच सर आज जुड़ने के लिए हमारे साथ, और ऑल द बेस्ट। अब इस मर्ज एंटिटी के लिए ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। चलिए, ये बात हो गई पीवीआर आइनॉक्स की, लेकिन अब मार्केट की तरफ रुख करते हैं। क्या 3 PM मूव आया, कुछ फाइनेंशियल निफ्टी डे लो। देखिए, ये एक ट्यूसडे फैक्टर हमेशा रहता है जो तंग करता है मार्केट को,
और आज सुबह ना हजदा एक मैं आशीष के साथ डिस्कस कर रहा था, मुझे पसंद ही नहीं है जिस तरीके के क्यूज जब सब कुछ पॉजिटिव हो, जब हमारी चारों हेडलाइंस हो कि सारे आज क्यूज पॉजिटिव हैं, एफआई पॉजिटिव, डीआई पॉजिटिव, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव और ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव। वहाँ पर जब भी ऐसा होता है मार्केट आपको इस तरीके का झटका देता है और आज मार्केट ने फिर आपको एक झटका दिया। इनफैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अब बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से भी करीब अब 200 पॉइंट दूर हो गया है और निफ्टी तो खैर अच्छा खासा नॉक इसने कल के हाई से बहुत पहले ही रिजेक्ट मारा और अब 18,300 के भी नीचे जाने की तैयारी कर रहा। तो जो फर्स्ट सपोर्ट जोन है अब उसके नीचे जाने की तैयारी हो रही है 18,300 से 350 की। अब देखते हैं ये इसको यहाँ होल्ड कर रहा है या सेकंड सपोर्ट जोन में जा रहा है। लेकिन अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के रिसर्च हेड गौतम दुग्गड़ जुड़ गए हैं। मोतीलाल ओसवाल ने हाल ही में इंडिया स्ट्रैटेजी रिपोर्ट भी तैयार की है और चौथी तिमाही में कंपनियों के नतीजे कैसे रहे और आगे बाजार में चाल कैसी रहेगी, इन सब पर बात के लिए गौतम हमारे साथ हैं। गौतम जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अर्निंग सीजन काफ़ी हद तक निकल चुका है, हालांकि अभी भी बैक बेंचर्स बाकी हैं। कैसा रहा आपके हिसाब से, ज़्यादा अपग्रेड्स रहे या डाउनग्रेड्स? अनुज, इस बार का जो फोर्थ क्वार्टर का कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन है अभी तक इनलाइन है। अगर मैं देखूं अपने कवरेज यूनिवर्स में अभी तक 135 कंपनीज के नतीजे आ चुके हैं जिसमें अर्निंग्स ग्रोथ 12% आया है। हमारा एक्सपेक्टेशन था 8% का इन 135 कंपनीज के लिए। निफ्टी में अभी तक 35 कंपनीज के नंबर आ गए, वहां पे 13% का अर्निंग्स ग्रोथ है वर्सेस एक्सपेक्टेशन ऑफ 12%। सो इनलाइन ही कहूंगा मैं इसको। सेंसेक्स में थोड़ा ज्यादा है, 16% ग्रोथ है 10 के मुकाबले, बट जनरली कुछ 2-4 कंपनीज ने बहुत बड़ा बीट दिया है, उसके वजह से भी एग्रीगेट थोड़े से डिस्प्रोपोर्शनेटली हिल गए। जैसे टाटा मोटर्स का एक बड़ा बीट था, कुछ एक ओएमसीज के बड़े बीट्स आए हैं, बट इन जनरल ट्रेंड वाइज अगर आप देखते हैं तो ये नतीजे मैं कहूंगा इनलाइन है एज यूजुअल। पिछले कई क्वार्टर के टाइम जो हमने देखा है, बैंकिंग और ऑटो अभी भी लीड कर रहे हैं नंबर्स को। विदाउट बैंकिंग अगर आप हमारे कवरेज यूनिवर्स के नंबर्स देखते हैं तो जो 12% का ग्रोथ है वो 2 हो जाता है, वो भी इनलाइन ही है। बट आपको एक ये ट्रेंड दिखा रहा है कि फाइनेंशियल्स हेवी क्वार्टर ये भी साबित हो रहा है। फोर्थ क्वार्टर FY23 इसकी आदत पड़ चुकी है पिछले 7-8 क्वार्टर से। हो सकता है FY24 में जैसे आप आगे बढ़ेंगे थोड़े से अर्निंग्स ब्रॉड बेस होंगे और कुछ और सेक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि अभी फाइनेंशियल्स का बेस बहुत हेवी हो गया है। पिछले 5 साल में 45,000 करोड़ का जो फाइनेंशियल्स का प्रॉफिट होता था निफ्टी में वो 2,10,000 करोड़ हो गया है। तो 5 साल में लगभग 5 गुना प्रॉफिट बेस बढ़ चुका है। यहां से हमको लगता है फाइनेंशियल्स थोड़ा अभी अर्निंग्स ग्रोथ के मामले में नॉर्मल दिखेगा 18-20% का, बट बाकी सेक्टर्स अभी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे ऑटो हमने देखा पिछले 2 क्वार्टर से कंट्रीब्यूट कर रहा है। आगे जाके मेरा ये अनुमान है कि हम कंजम्पशन भी बॉटम आउट होते हुए दिख रहा है, इसलिए हमने कंजम्पशन हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में ओवरवेट कर दिया था जब इस क्वार्टर का हमने स्ट्रेटेजी रिपोर्ट बनाया था। गौतम, तो क्या दो पार्ट का सवाल है मेरा, क्या ये एक रीजन है कि कंजम्पशन बास्केट इस तरीके से आउट परफॉर्म कर रही है क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ अर्निंग्स काफ़ी पिक होंगी, ऑटोज, FMCG, डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी सब तेज भाग रहे हैं? और दूसरा, सिंस आपने बैंक निफ्टी की बात छेड़ी, तो क्या बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल्स की बात छेड़ी, तो क्या अब इन लेवल्स पर बैंकों को खरीदने में थोड़ा रिस्क है आपके हिसाब से? क्या ये अब एक ओवरबॉट ट्रेड है? नहीं अनुज, इनफैक्ट बैंक्स ने पिछले आप भले ही आपको आज बैंक निफ्टी न्यू हाई पे दिख रहा होगा आज या कल में, बट अगर आप थोड़ा सा पिछले 2-1 साल 3-1 साल का अगर परफॉर्मेंस देखते हैं तो कुछ बहुत ज्यादा रिटर्न आपको नहीं मिला है प्रॉफिट ग्रोथ के सामने है। दूसरा, कई सारे बैंकों का डी रेटिंग हुआ है। जो बैंक 3.5-4 टाइम प्राइस पे बुक पे ट्रेड किया करते थे आज वो 2.5 या 2.6 2.7 पे अवेलेबल है। और PSU बैंक तो आज भी, SBI को अगर आप छोड़ते हैं तो सब बिलो 1 टाइम प्राइस पे बुक पे है। तो वैल्यूएशंस अगर आप देखते हैं तो मुझे अभी भी बैंकिंग सेक्टर में काफी जूस दिखता है, बिकॉज इस हाई बेस पे भी आपको 17-18% ग्रोथ आते हुए दिखेगा अगला 2 साल। रही बात कंजम्पशन की, कंजम्पशन पिछले 3 साल से बहुत म्यूटेड रहा है। आप अगर वॉल्यूम ग्रोथ देखते हैं कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज के तो हार्डली कुछ वॉल्यूम ग्रोथ वहां पे आया है। विद इन कंज्यूमर आपने देखा होगा लीवर और ITC का ग्रोथ अच्छा रहा है पिछले 2 साल, बट जो इनके बाद की कंपनियां हैं उनके नंबर काफी अच्छे नहीं रहे पिछले 2 साल से। तो एक वो बॉटमिंग आउट ट्रेंड हमको दिखता है। दूसरा, इस साल आपको 4 बड़े स्टेट में इलेक्शन बाकी है जो अगले 6 महीने में है। कर्नाटका अभी हो चुका है और फिर अगले साल आपका 2024 का लोकसभा इलेक्शन है। जनरली इलेक्शन के टाइम हमने देखा है कि स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी बढ़ता है जो ट्रिकल डाउन होके नीचे बॉटम ऑफ द पिरामिड के हाथ में पैसा जाता है।
क्योंकि स्टेट का भी स्पेंडिंग बढ़ता है और पॉलिटिशियंस भी अपना इलेक्शन के लिए खर्चा करते हैं, तो वो पैसा फिर कुछ लैग इफेक्ट के बाद कंजम्पशन में स्पेंड होता हुआ दिखता है। तो दूसरा वो एक पॉइंट है। और तीसरा, पिछले 3-3.5 साल से अगर आप देखते हैं तो कंज्यूमर सेक्टर के स्टॉक्स, एक आईटीसी को आप बाजू में रखे तो बाकी सारे स्टॉक्स में टाइम करेक्शन हुआ है, चाहे वो फिर डाबर हो, मैरिको हो, गोदरेज कंज्यूमर हो, कोलगेट हो, इमामी हो या हिंदुस्तान लीवर ही हो, राइट। तो काफी सारी चीजें साथ में आ रही है अभी, बॉटमिंग आउट ऑफ डिमांड, कमोडिटी प्राइसेस करेक्ट हुई है और स्टॉक 3-3.5 साल से टाइम करेक्ट हुए हैं। तो स्टेपल्स में ये एक पॉजिटिव है। और डिस्क्रिशनरी में हमने जो देखा है, जैसे कुछ स्टॉक्स जो हमारे फेवरेट रहे हैं, टाइटन, मेट्रो, वेदांत फैशन, ट्रेंड, इन सब में हम एक चीज देख रहे हैं कि भाई रूरल कंजम्पशन में थोड़ा स्लो डाउन रहा है पिछले 1-1.5 साल में, जो ज्यादा खराब हुआ है, लेकिन अर्बन कंजम्पशन रिलेटिवली ठीक ठाक रहा है, जिसका बेनिफिट हमको इन स्टॉक्स के नंबर्स में दिखा है पिछले 1-2 साल में, और उनका परफॉर्मेंस भी स्टेपल्स के मुकाबले में थोड़ा सा बेटर रहा है। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे FY24 में, हमको लगता है कि कंजम्पशन एक कमबैक कर सकता है। कंजम्पशन के कमबैक में कितनी वेटेज आप होटल कंपनियों में देंगे, क्योंकि यहाँ पर इंडियन होटल एक स्टेला परफॉर्मर रहा है, नतीजे हमने देखे हर क्वार्टर में इसने अपने आप को सुपरसीड किया है। साथ ही साथ शैले होटल्स में एक अच्छा खासा कैचअप देखने को मिला था। तो यहाँ पर आपको कुछ अभी भी वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव लग रहा है या फिर देव रन अहेड ऑफ देमसेल्व्स? नहीं, एग्जैक्टली हमें बहुत अच्छा लग रहा है अभी भी। इनफैक्ट पहली बार हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में होटल सेक्टर का हमने 3% वेट रखा है। हमने इंडियन होटल अभी अप्रैल के बिगिनिंग में वापस मॉडल पोर्टफोलियो में डाला था, लगभग 310 के दाम पर, और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए इंडियन होटल्स के। अभी एनालिस्ट मीट भी हुआ था लास्ट वीक में। व्यू बहुत पॉजिटिव है होटल्स पे, क्योंकि कई सालों बाद अगर आप पिछले 15-20 साल का नंबर्स देखते हैं इंडियन होटल का ही, तो जो उन्होंने EBITDA 2008-9 में किया था उस साइकिल के पीक में, वो EBITDA उन्होंने 2019 में किया, 10 साल के बाद, राइट। और फिर पिछले 3 साल 20, 21, 22 कोविड की वजह से पूरा P&L बैलेंस शीट डिसरप्ट हो चुका था। तो 2023 में उन्होंने जो प्रॉफिट नंबर दिया है, वो पिछले पूरे डेकेड का अगर आप प्रॉफिट ऐड करते हैं तो वो ऐड नहीं होगा। इतना बढ़िया उनका 2023 रहा है। और हमें लगता है कि ये जो आगे है अगला 2 साल में होटल सेक्टर के लिए डिमांड सप्लाई डायनामिक्स जो है काफी बेहतर है। और इंडियन होटल्स का ही अगर आप बात करते हैं, जिनके EBITDA मार्जिन 17-18% पे होते थे फॉर 10 इयर्स, उन्होंने इस साल 35% का EBITDA मार्जिन किया है और अगले साल के लिए 30 से 33% के बीच में उन्होंने गाइडेंस दिया है, प्लस फ्री कैश फ्लो, प्लस आपका कैपेक्स भी अभी पीक कैपेक्स पीछे चला गया है। तो हमको होटल में अभी भी काफी अच्छा ट्रेंड दिख रहा है अगले 1-2 साल के हिसाब से। इनफैक्ट हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में इंडियन होटल्स भी है और लेमन ट्री भी है। सो ये 2 हमारे प्रेफर्ड आइडियाज है। इंडियन होटल। अच्छा गौतम जी, आपने हाल फिलहाल में एक डिटेल रिपोर्ट निकाली थी पेटीएम की नंबर्स से पहले। काफी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स वहां पर निकल कर आई थी, जिस तरह से डिजिटल पेनिट्रेशन देखने को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर पेटीएम के नंबर्स में भी हमने देखा साइंस है इंप्रूवमेंट की, जो कंपनी चाहती है कि बिट्टा पॉजिटिव हो उस राह पर निकल चुकी है। आप इस समय क्या एनालाइज कर रहे हैं पेटीएम को लेकर? हाउएवर ये अभी भी स्टॉक अपने इशू प्राइस से काफी नीचे है। क्या वो कैचअप की रैली तो कुछ और जोर पकड़ती हुई दिखाई दे सकती है या फिर उसमें टाइम लगेगा? नहीं, बिल्कुल हर्षदा, हमको लगता है कि हर एक क्वार्टर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे पिछले क्वार्टर से बेटर रहेगा। जो आपने ऑलरेडी 4th क्वार्टर में देख लिया है, जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, एडजस्टेड EBITDA है, ओवरऑल ग्रोथ है इन डिफरेंट सेगमेंट, पेमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिसबर्समेंट। 3rd क्वार्टर भी बहुत अच्छा था उनका पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो ऑलरेडी अगर आप देखते हैं ट्रेंड क्वार्टर वाइज, बिकॉज लिस्टिंग हिस्ट्री ज्यादा नहीं है तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना पड़ेगा। तो पिछले 4-5 क्वार्टर से आपको कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट दिख रहा है और हमको लगता है कि ये आगे जाके और सस्टेन होगा। इनफैक्ट हमारा अनुमान है FY25 में ये ब्रेक इवन हो जाएगा। कंपनी का गाइडेंस मुझे लगता है सेकेंड हाफ ऑफ FY24 है। हमारा मॉडल में जो कंजर्वेटिवली बिल्ड किया है वो FY25 का है। हमने इस पे कवरेज बहुत रिसेंटली किया है, 1-1.5 महीना पहले। सो पहले हमारा कवरेज नहीं करने का रीजन वही था कि हमको वैल्यूएशंस बहुत महंगे लगते थे इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट मार्केट कैप। तो बोथ जोमेटो और पेटीएम हमने अभी 1 महीना पहले ही अपना इस पे कवरेज चालू किया है और हमें लगता है कि यहाँ से और कम से कम 1 साल के हिसाब से देखते हैं तो 25 से 30% का अपसाइड हमको पेटीएम में दिख रहा है। अच्छा गौतम, जो स्टनिंग नंबर्स रहे वो थे DLF के,
और उसके बाद जो रियल एस्टेट में बड़ी रैली आई और होम फाइनेंस कंपनियों में जो बड़ी रैली आई, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और यहाँ पर क्या व्यू, यहाँ पर क्या टॉपिक्स होंगे आपके? सो अनुज, बहुत सही आपने कहा है कि रियल एस्टेट में एक अलग तरीके का आपको मोमेंटम दिख रहा है नंबर्स में, चाहे वो गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, डीएलएफ हो, लोधा हो, और आज आई थिंक ओबेरॉय का रिजल्ट है। प्री सेल्स, न्यू डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट लॉन्चेस, कैश कलेक्शन, आप कोई भी पैरामीटर उठा के इन चारों कंपनीज के देख ले, सब जगह ग्रीन फ्लैश हो रहा है। और उनके जो गाइडेंसेस है FY24 के फॉर प्री सेल्स, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्चेस और बिजनेस डेवलपमेंट के, उससे ये लग रहा है कि ये सेक्टर में अभी बहुत जूस बाकी है, क्योंकि ये सेक्टर 10 साल तक कहीं नहीं गया था, राइट। FY22 पहला ऐसा साल था जहां आपने थोड़ी तेजी रियल एस्टेट सेक्टर में देखी, और 23 में वो कंटिन्यू हुई। आज जब हम बात कर रहे हैं, आरबीआई ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी हाइक पे, मॉनेटरी टाइटनिंग पे ब्रेक लगा दिया है, और ग्लोबली भी हम यही सुनने को मिल रहा है कि अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स हाइक बहुत ज्यादा नहीं होंगे। तो वो एक तरीके का एक टेलविंड बन जाता है कि अफोर्डेबिलिटी आपकी थोड़ी सी इंप्रूव होते जा रही है, इंटरेस्ट कॉस्ट आपके बॉटम आउट, टॉप आउट हो चुके हैं, और सेक्टर में इंडिविजुअल कंपनी बाय कंपनी आप देखेंगे कि सेक्टर फंडामेंटल्स काफी बेहतर हो रहे हैं। तो हमारा ये सेक्टर पे, हालांकि ये बड़ा एलोकेशन वाला सेक्टर नहीं है, बट हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में मैक्रोटेक अभी भी है, और रिसेंटली हमने गोदरेज प्रॉपर्टी को अपग्रेड किया था करीबन 1 से 1.5 महीना पहले, जब दाम बहुत गिर चुके थे 1100 तक। तो सेक्टर पे व्यू पॉजिटिव है। अच्छा, एक सेक्टर जो बड़ा एलोकेशन वाला सेक्टर रहा है लेकिन जिसने सबसे ज्यादा निराशा दिखाई है, वो है आईटी कंपनी, और आपने भी यहाँ पर शायद एक अर्निंग्स कट मेंशन किया है अपनी रिपोर्ट में। ये कितना समय का पेन रहेगा गौतम, रफली? हर्षदा, ये बताना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज ग्लोबली लिंक्ड सेक्टर है और काफी सारे मूविंग पार्ट्स है इसमें, यूएस का ग्रोथ, यूरोप का ग्रोथ। आईटी सेक्टर में एक चीज जो हमेशा मैंने देखी कि इसमें हाइप बहुत होता है बोथ साइड्स पे। अगर मैं अपने नंबर्स देखूं, अभी तक 12 आईटी कंपनीज ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। टोटल प्रॉफिट ग्रोथ 9% है, एक्सपेक्टेशन 11% था, राइट। लेकिन रिजल्ट्स के दिन क्या होता है कि किसी कंपनी का एक्सपेक्टेशन 3% टॉप लाइन ग्रोथ का था, और अगर 3.5 आता है तो वो स्टॉक में 5-6% की रैली दिखती है, और 3 की जगह 2.5% आता है तो 5-6% का बिकवाली दिखता है। तो थोड़ा सा एग्जैगरेटेड रिएक्शन होता है रेवेन्यू ग्रोथ को लेके, बट प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखें इस क्वार्टर में भी और ये पूरा साल का भी 9-10% प्रॉफिट ग्रोथ आईटी सेक्टर ने किया है। दूसरी बात, CY22 का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर आईटी था, NSE आईटी इंडेक्स वाज डाउन 28%, और इस साल भी आई थिंक ईयर टू डेट 3-4% डाउन ही है, जबकि निफ्टी ऊपर है। तो मुझे लगता है काफी सारा पेन आपको स्टॉक प्राइस और वैल्यूएशंस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा है। हालांकि ऊपर जाने के लिए जो कैटलिस्ट लगेगा वो नियर टर्म में नहीं दिख रहा है। तो इसको एक तरीके से ऐसा कहा जाए कि यहाँ पे आपका डाउन साइड लिमिट हो गया है, बिकॉज फ्री कैश फ्लो यील्ड, डिविडेंड पे आउट्स, इस साल भी आपने देखा होगा 85-90% पे आउट हुआ है। इनफैक्ट FY15 से लेकर अगर आप FY22 का डेटा देखते हैं, क्योंकि 23 के अभी एनुअल रिपोर्ट्स आने बाकी है, FY15 to 22 अगर आप देखेंगे, टॉप 5 टियर 1 आईटी कंपनीज ने मिलकर 5 लाख करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, जिसमें से 3,78,000 करोड़ रुपया उन्होंने शेयर होल्डर्स को वापस कर दिया था थ्रू डिविडेंड एंड बायबैक। तो इतना कंसिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कैपिटल एफिशिएंसी और कैपिटल एलोकेशन का। मुझे लगता है बियॉन्ड द पॉइंट वैल्यूएशन इसमें ज्यादा नहीं करेक्ट होंगे। हाँ, किसी का अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म का व्यू है तो वहां कुछ कहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट ये प्राइसेस मुझे काफी अट्रैक्टिव लगता है आईटी सेक्टर के, स्पेशली टियर 1 आईटी नेम्स। राइट गौतम, चर्चा को और बढ़ा सकते थे लेकिन थोड़ी समय की कमी हमारे पास। शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू अनुज अर्शद। ओके, चलिए ये बात हो गई मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, बहुत ही शानदार व्यू उनका इस समय अर्निंग्स पिक्चर और मार्केट को लेकर। लेकिन अब आज की मार्केट में वापस लौटते हैं और यतिन के पास चलते हैं। डीलिंग रूम से किन 2 स्टॉक्स पर उन्हें फीडबैक मिला है जान लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और येस्टरडे डीलर्स ने एस्ट्रल पे एक BTST की सलाह दी थी, आज एक टॉप F&O गेनर बना हुआ है। और उसी तरीके से आज भारती एयरटेल रिजल्ट्स के पहले काफ़ी शॉर्टिंग आपको दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट F&O में फ्रेश शॉर्ट्स बनाई जा रही है HNI डेस्क पे, और डीलर्स की अगर आप माने तो शायद यहाँ से आपको 10 से 12 रुपए का डाउनटिक देखने को मिल सकता है कल। तो इसीलिए यहाँ एक शॉर्ट की पोजीशन जो है डीलर्स ले रहे हैं। इनफैक्ट उनका व्यू भी है थोड़ा मार्केट पे कि प्रॉफिट टेकिंग इस करंट लेवल पे आ सकती है इन जनरल, तो शायद शॉर्ट्स पे उनका ध्यान ज़्यादा है। और फ्लिप साइड पे वेदांता, ये एक स्टॉक है जहाँ
डीलर्स जो है BTST की सलाह दे रहे हैं। स्टॉक लगभग अपने डेज हाई पे है, मार्केट के अगेंस्ट चल रहा है और यहाँ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आपको मई सीरीज में भी देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली न्यूज़ रिपोर्ट्स आज सजेस्ट कर रही थी कि सरकार जो है वेदांता और फॉक्सकॉन के चिप प्लांट को एक हरी झंडी दे सकती है। लिस्टेड कंपनी का इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सेंटिमेंटली यहाँ थोड़ी बहुत शायद इसकी वजह से आपको अपटिक देखने को मिल रही है और यहाँ थोड़े बहुत लॉन्ग पोजीशन इंस्टीट्यूशनल साइड से भी दिखाई दे रहे हैं। तो भारतीय शॉर्ट और वेदांता लॉन्ग की कॉल आज डीलर्स अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। ओके, भारतीय शॉर्ट और वेदांता लॉन्ग, ये डीलर्स की राय इस समय इन दो स्टॉक्स पर। लेकिन एक बार BTST कॉल्स लेते हैं और उससे पहले एक बार जरा मार्केट देखिए, क्या जबरदस्त डिक्लाइन और हैंड ऑन हार्ट 3 PM शॉक है, मूव नहीं है। ये 3 PM शॉक है मार्केट के लिए। ट्यूसडे वैसे ही तंग करता है, आज तो कुछ ज़्यादा ही तंग कर दिया। और हमारी मार्केट की पिक्युलैरिटी है, जब सब कुछ अच्छा होता है तब मार्केट नहीं चलता तभी है जब एक आध चीज़ कुछ खराब हो। और आज सुबह सारे क्यूज पॉजिटिव थे तो मार्केट थोड़ा गुगली देता हुआ। इवन मिड कैप इंडेक्स अब आप देखिए एडवांस डिक्लाइन अब डिक्लाइंस के फेवर में आ गया और मिड कैप्स में भी अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग हो। तो सुबह इंडेक्स इतना ऊपर था, इसके लिए अभी भी ग्रीन में दिख रहा है, लेकिन हायर लेवल से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया जरूर है। चलिए तो फिर BTST कॉल्स लेते हैं। गाबा सर बताइए, बाय या सेल? और वो है चोला फाइनेंस। तेजी है चोला फाइनेंस में, ट्रेड कर रहा है 1021 पर। वेरी टाइट स्टॉप 1010 का, बस ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड टारगेट 1040 के नजर आते हैं चोला फाइनेंस। गाबा जी का कॉल हो गया चोला फाइनेंस 1020 पे। श्रीकांत, आपके कैरी करेंगे वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए? तो देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट में फॉल डेफिनेटली हमने देखा है, लेकिन एक ग्रेजुअल फॉल है। तो शायद कल और एक इस पर्टिकुलर लो के नीचे और एक लो बन सकता है, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि मार्केट 18,200 और 18,400 के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आएगा। करंट लेवल से मुझे लगता है कि पॉलिसी बाजार BB फिनटेक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 630 के करीब ट्रेड कर रहा है। कई दिनों के साइडवेज कंसोलिडेशन को उसने कॉन्फिडेंटली क्रॉस किया है। सो फ्रॉम हियर 630 वाला ये स्टॉक एक बार वापस 650 तक जा सकता है। करंट लेवल से लॉन्ग करे और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 615। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वैसे एक्चुअली, जो क्योंकि आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि स्काईमेट वर्सेस IMD और IMD ने कहा था कि मॉनसून नॉर्मल रहेगा इस बार, स्काईमेट ने कहा था कि शायद थोड़ा कम रहेगा। अब IMD खुद कह रहा है कि थोड़ी सी देरी देखने को मिल सकती है। अब हो सकता है उसके बाद भी नॉर्मल रहे, लेकिन ये थोड़ा सा एक हल्का सा नेगेटिव फैक्टर। तो 4 जून को केरल पहुंचेगा मॉनसून, जो नॉर्मली 1 जून या फिर 30 मई तक आ जाता है, थोड़ा सा डिले। अनुज, मेरे ख्याल में जो हाल ही में साइक्लोन आया ना, उसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल जो प्रेशर एरियाज बनते हैं वो साइक्लोन से थोड़े से हटते हुए दिखाई दिए थे। तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, तो उसका एक कोरिलेशन हो सकता है। और IMD की तरफ से ताजा बयान आता हुआ कि मॉनसून में थोड़ी सी देरी की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून 4 जून को केरल को दस्तक देगा। ये फिलहाल अब तक का कैलेंडर। अब देखते हैं यहाँ से आगे किस तरह का चेंज आता है। तो 1 जून की जगह 4 जून को दरअसल केरल पहुंचेगा मॉनसून, और फिर हम देखते हैं उसकी ट्रैजेक्टरी और उसका पिकअप कितना रहेगा। लेकिन एक चीज है जो लार्जली मार्केट भी वॉच करता है, और आइदर वेज आज 3 PM मूव में बिकवाली बढ़ती हुई 250 पॉइंट नीचे आ चुका है निफ्टी बैंक। और इस खबर के आने के बाद 132 अंकों की गिरावट, निफ्टी में एक गहरा नॉक आता हुआ इस समय। इस खबर के पढ़ने के साथ ही हमने देखा है वो प्रेशर, या फिर आप कह सकते हैं बहाना मिल गया लोगों को अपनी पोजीशंस काटने का। अमित, आपकी अब अप्रोच क्या रहेगी? क्या ट्रेड लेंगे, तेजी या मंदी की तरफ? जी, तेजी की ट्रेड रहेगी। UBL मेरे ख्याल से ये काउंटर रिलेटिवली अनअफेक्टेड रहेगा न्यूज से। 1440 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1470 के टारगेट्स रहेंगे UBL में। UBL यहाँ पर इस समय यूनाइटेड ब्रूअरीज में बाय करना है। मानस, आपका ट्रेड BTST या STBT? जी, तो देखिए BTST ट्रेड रहेगा और एक्साइड इंडस्ट्रीज में खरीदारी करके जाएंगे। एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, वहां पर काफी बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज खरीदेंगे 191.90 ये कैश टेबल्स है, वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 200 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए अब इस क्लोज को समझ लेते हैं। और निफ्टी इस समय 128 पॉइंट नीचे। देखिए, मॉनसून वाली खबर एकदम फैग एंड पे आई है, तो मुझे लगता नहीं कि ये मार्केट में कुछ प्राइस दिन थी आज तक। लेकिन बैंक निफ्टी जिस तरीके से कोलैप्स किया लास्ट के कुछ मिनटों में, एक हल्का सा रिस्क मार्केट में बढ़ रहा है कि क्या मार्केट में एक नियर टर्म डबल टॉप का रिस्क है ऑल टाइम हाई पर बैंक निफ्टी में, क्योंकि हम सिर्फ 0.1 पॉइंट दूर रह गए थे वहाँ से। अच्छा, एक रिलायंस का भी इंटरडे चार्ट लेकर आइए। रिलायंस भी डे लो पर, रिलायंस एकदम कोलैप्स हुआ लास्ट के कुछ मिनटों में, इसने भी एक इम्पैक्ट डाला। तो ठीक है, फाइनेंशियल निफ्टी का इम्पैक्ट है वो हम मानते हैं,
लेकिन एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अब इस समय HDFC ट्विंस के बाद रिलायंस का होगा यहाँ पर। इनफैक्ट HDFC बैंक के बाद ही हो सकता है। हाँ, HDFC बैंक के बाद अब रिलायंस नंबर 2 पर आ गया है और HDFC नंबर 3 पर आ गया है। तो ये क्लोज खराब है। अब ट्यूसडे फैक्टर कह लीजिए आप इसको, फिर निफ्टी एक्सपायरी फैक्टर कह लीजिए, या फिर ये मान लीजिए कि हर कोई ओवरबॉट था, ये मान लीजिए। लेकिन अब हम जो सपोर्ट 1 है उसके नीचे बंद हो रहे हैं और आगे मुझे लग रहा है 18,150 से 200 ये जोन डिफेंड करना जरूरी होगा कल मार्केट के लिए। और बैंक निफ्टी पर 43,800 से पिछली बार हमने बाउंस किया था, पहला सपोर्ट वहां पर है, और 43,500 दूसरा सपोर्ट है। ये अगले 300 पॉइंट का जोन क्रूशियल है। अगर सपोर्ट 2 वायलेट होने लगे कल या परसों में तो थोड़ा सा मार्केट में फिर कॉशियस होने की जरूरत होगी आपको। ये फिलहाल आपके लिए ओवरऑल पर्सपेक्टिव मार्केट का बनता हुआ। कुछ कॉशन इस समय बाजार में फिर क्रीप इन करता हुआ दिखाई दे रहा है 200 पॉइंट नीचे। कुछ स्टॉक्स आपको दिखा देते हैं जहां पर इस घंटे दरअसल पोजीशंस जो हैं वो बिकवाली की तरफ और मैग्नीफाई हुई हैं और ऑटो काउंटर्स वहां पर है। M&M, टाटा मोटर्स, मारुति जैसे ट्रेड्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं पोजीशंस अचानक कटने लगी हैं। ऑटो इंडेक्स कुल मिलाकर 1% नीचे। अमित, इनमें से कोई ट्रेड जहां पर आपको लग रहा है सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव हो गई है, अगर पोजीशन है तो काट लें या फिर कोई शॉर्ट की पोजीशन ली जा सकती है? नहीं शिवम, शॉर्ट की पोजीशन तो नहीं सजेस्ट करूंगा, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि एक रनअप आया था इन स्टॉक्स में तो हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। नियर टू क्लोजर टू मूविंग एवरेजेस अगर ये स्टॉक मिले, फॉर एग्जांपल मारुति 9,074 है, इसमें डिप आई 8950 9,000 के लेवल, तो वहां पे फिर लॉन्ग की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल ट्रेंड ऑटो स्टॉक्स में इंटैक्ट है, बट ऑन डिप्स दे विल बी फार मोर फेवरेबल। चलिए हम क्लोज की तरफ बढ़ते हुए आपकी स्क्रीन पे निफ्टी ऑटो बैकफुट पे निफ्टी का इंट्राडे लो रहा आज करीब 18,264 का, और निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पे करीब 28,188 डे लो की ट्रैजेक्टरी मार्केट रेट करता हुआ। आज निफ्टी आईटी का रिजेक्शन भी आया एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से। पेन कहाँ था? मेट्रोपोलिस। सुबह सुबह ये काउंटर गेनर्स के लिए इसमें सबसे ऊपर खड़ा था, एक स्ट्रेंथ थी यहाँ पे पेन था। REC, ग्रेनुअल्स, टोरेंट फार्मा यहाँ पेन रहा। टोरेंट फार्मा में एक टिपिकल कैंडल रिवर्सल आपकी स्क्रीन पे, और मेटल्स में JSPL, EBFRL ये पेन था इनमें। PVR ने आज एक और नया फ्रेश लो लगाया, हालांकि डेलो से काफ़ी सब्सटेंशियल रिकवरी है, बट याद रखिएगा 14 जनवरी 2022 के बाद एक नया PVR ने आज पोस्ट अर्निंग से एक लो लगाया। कुछ देर पहले मैनेजमेंट से बातचीत भी कर रहे थे। और छोटे बैंकों में आज सिटी यूनियन बैंक और RBL बैंक, ये कुछ ऐसे काउंटर्स थे जो कि बैकफुट पे रहे। अगर कुछ स्ट्रॉन्ग रहा स्टेबल रहा तो दैट वाज एस्ट्रल का ये क्लोज जो है वो करीब सितंबर 2022 के बाद सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे आ रहा है। और एक स्पेस जिसने काफ़ी, अगर आप देखें, अच्छा मूव दिया उसमें बिरला सॉफ्ट मिड कैप IT में वो था। औरों का जो जिसे कहते हैं ड्रीम रन जो है वो जारी है, और अब ये अप्रैल 2022 के स्विंग हाई को आज मैच कर गया। एंड सेम इज द केस विद LIC हाउसिंग फाइनेंस। NBFC स्पेस में आज 398 पे बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। और इंडियन होटल्स आज 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से कल का लो एग्जैक्टली 20 डे में था, वहां से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। और साथ ही साथ डिफेंस स्पेस में HAL आज अपने करियर की सबसे उच्चतम स्तरों पे एट ऑल टाइम हाई HAL का ये क्लोज। चलते हैं इस क्लोजिंग को बारीकी से देखने के लिए हर्षदा के पास वॉल पे। हर्षदा, ओवर टू यू। जी हाँ वीरू, क्लियरली शुरुआत अच्छी, लेकिन बाजार बंद होते होते हमने देखा पोजीशंस हल्की होती हुई दिखाई दी हैं। और आज का जो लो था 18,264 उसके काफी करीब हम जाकर टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब प्रेशर रहा है। निफ्टी बैंक में भी अगर आप ध्यान देंगे करीब 188 अंकों तक की गिरावट पर एक क्लोज आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर हमने देखा अचानक वो सेल साइड की पोजीशंस बढ़ने लगी और यहां पर प्रेशर पहले आया, फिर ऑफ कोर्स हमने देखा निफ्टी भी नीचे खिंचता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन मिड कैप इंडेक्स जो इनफैक्ट एक अच्छी तेजी में था, ट्रिपल डिजिट गेन्स देखने को मिले थे, वहां पर अगर आप ध्यान दें इवेंचुअली 70-71 पॉइंट्स की ही बढ़त देखने को मिल रही है। IT स्टॉक्स, मिड कैप IT कुछ स्टॉक्स का जिक्र वीरू कर रहे थे, लेकिन दिग्गजों में इतना ज्यादा एक्शन नहीं था, इसीलिए बहुत ही शांत मूव देखने को मिला है। जाते जाते जो पोजीशंस कटी हैं उसमें ऑटो इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि वहां पर हमने देखा एक क्लियर कट स्लाइड देखने को मिला। 128 अंकों की गिरावट यहां पर निफ्टी ऑटो इंडेक्स दिखाता हुआ नजर आया है। फटाफट से FMCG स्टॉक्स में क्या हुआ वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि कल तक हमने देखा था तेजी थी, लेकिन आज फिर देखिए कुछ करेक्शन यहां पर भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। करीब 100 अंकों का नुकसान देखने को मिला। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर बड़ा एक्शन देखने को मिला। आप देखिएगा सबसे पहले बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट, कोफोर्ज जैसे ट्रेड्स
मिड कैप आईटी में कॉन्सेंट्रेटेड आज खरीदारी देखने को मिली है। भले ही आईटी इंडेक्स शांत रहा है, लेकिन इन स्टॉक्स में हमने देखा है 5-6% तक का इजाफा। कोफोर्ज नेarly 2% के गेंस और परसिस्टेंट में भी हमने देखा फाइनली आधे % तक की तेजी बनती दिखाई दी। इसके अलावा एक और ट्रेड जो खूब जमा है आज, इंडियन होटल्स। इनफैक्ट 52 वीक्स में स्टॉक में लगभग 63% तक के गेंस देखने को मिले हैं, 2.5% तक की तेजी नजर आई है क्लोजिंग पर। वैसे आज इंट्राडे में 3.5 से 4% के मूव्स भी देखने को मिले थे। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और साथ ही साथ या फिर एनबीएफसीज कहें तो मन्नपुरम, चोला जैसे ट्रेड्स, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा है आज वायदे बाजार में भी इंटरेस्ट बनता दिखाई दिया और तेजी की पोजीशन बनती देखने को मिली है। हीट मैप आपके लिए लेकर आएंगे। आज का क्लोज निफ्टी बैंक 222 पॉइंट नीचे, निफ्टी 18,273 पर जाकर टिका है। लेकिन आज ऑयल एंड गैस स्पेस में इजाफा देखा गया। बीपीसीएल अच्छा परफॉर्मर, ओएनजीसी में जमकर खरीदारी, आईओसी के नतीजे आए, वो स्टॉक भी जमकर भागा। कोल इंडिया एक टॉप ट्रेड के तौर पर उभर कर आया। बजाज फाइनेंस में 1% के गेंस। एसबीआई नंबर्स में करीब 2 दिन बाकी, 18 तारीख यानी कि परसों नतीजे आएंगे। स्टॉक में कुछ एक्यूमुलेशन बनता दिखाई दिया, लेकिन एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक आपको नेगेटिव साइड पर इसीलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये एक्स डिविडेंड हुए, उसका कुछ प्रेशर डेफिनेटली था या एडजस्टमेंट रादर। कोटक में पोजीशंस कटती हुई दिखाई दी हैं और ये लास्ट हाफ आवर में टाटा मोटर्स, M&M, मारुति जैसे काउंटर्स में हमने देखा कुछ करेक्शन आया। आयशर जैसे स्टॉक्स में कुछ करेक्शन आया। रिलायंस इनफैक्ट थोड़ा सा साइडवेज था, लेकिन आखिरी आधे घंटे में रादब जो बिकवाली बढ़ी, उसका दबाव यहाँ पर भी देखने को मिला। तो ये एक और सत्र जहाँ पर हम देख रहे हैं थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। कंसोलिडेशन का सिलसिला कायम या जारी। 125 अंकों की गिरावट पर निफ्टी 50 जाकर टिकता हुआ। फटाफट से आपके लिए लेकर आते हैं सीधा सौदा में किस तरह के परफॉर्मर्स देखे गए हैं। तो रेप्रो इंडिया बाय कॉल था, एस्ट्रल बाय कॉल था, बर्जर पेंट्स और इथॉस नेगेटिव साइड पर रखे थे आशीष ने। नंबर्स के आधार पर ये स्टॉक सिलेक्ट किए गए। वेसुवियस धमाकेदार परफॉर्मेंस आज 20% का अपर सर्किट लगा। ओएनजीसी में तेजी, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक नतीजे अच्छे, 0.5% ही बढ़ा। और पॉली कैप जहां पर हमने देखा एक फॉलो थ्रू देखने को मिला, करीब 1% तक के गेंस वहां पर बनते दिखाई दिए हैं। तो ये है आज का मार्केट का हाल। इवेंचुअली नेगेटिव क्लोज देखा गया है और ऊपरी लेवल से हम काफी हल्के होते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल, काफ़ी ख़राब क्लोज विदाउट अ डाउट। आप ट्यूसडे फैक्टर कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन आज निफ्टी की क्लोज जो है लोवेस्ट पॉइंट पर, ओपन हाई और लोवेस्ट लेवल पे क्लोज। और बैंक निफ्टी में एक डोजी क्लोज जहां हम खुले ऑलमोस्ट वहीं पर जाकर बंद। और लेकिन ज़्यादा परेशानी थी जो ब्रॉडर मार्केट में लास्ट के 1 घंटे में फॉल आया। देख लेते हैं लेकिन बीरू कल फॉलो अप लेंगे और देखते हैं कि ये सपोर्ट जोन जो निफ्टी का है ये प्रोटेक्ट होगा कि नहीं। बिल्कुल। और कल वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी -1 डे बुधवार। फिर मुलाकात होगी सुबह आपसे हमारे पूरे पैनल की। हर्षता मैं, नीरज और आशीष, पहले मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी अनुज और आशीष के साथ। तब तक के लिए